व्हाट इज आइडियल रिलेशनशिप? सबकी लाइफ में ना 3 मेन पिलर होते हैं, ठीक है। हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन। बॉडी काउंट को तो एज अ बैच लेके घूमती है, बताती है कि मेरा ये बॉडी काउंट है, मेरा ये बॉडी काउंट है। ये गलत है ना, अभी नहीं पता चल रहा है ये बाद में पता चलेगा। जब आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने की सोचोगे ना, तब आपको पता चलेगा। पीपल चीट इन अ रिलेशनशिप। आपके इमोशंस की नीड पूरी नहीं हो रही है, आपकी सेक्सुअल नीड्स पूरी नहीं हो रही है, या आपकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी नहीं हो रही है। तो अगर बिफोर मैरिज किसी पर्सन के मल्टीपल अफेयर्स रहे हों, मतलब यही कारण है कि मैरिज आजकल फिजिकल नीड अगर एक बार को पूरी ना हो तो इंसान आराम से रह लेता है, लेकिन इमोशनल नीड अगर पूरी ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडिया में तो फीमेल्स को ये पता होता है कि सेक्स का मतलब है अपने हस्बैंड को, अपने या पार्टनर, मेल पार्टनर को सेटिस्फाई। कुछ लोग बट अवॉइड करते हैं बिफोर मैरिज सेक्स। तो शादी से पहले सेक्स अगर आपका हो गया तो अच्छी मैरिज करनी है अगर किसी को तो इंडिपेंडेंट वुमेन से शादी मत करो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वी आर बैक अगेन विद अ न्यू पॉडकास्ट। यस, अ न्यू पॉडकास्ट ऑन माइंड। दिमाग हमारा कैसे काम करता है, कैसे दिमाग और बॉडी एक दूसरे से रिलेटेड है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं कि हमारी आधी लाइफ काम में और आधी लाइफ रिलेशनशिप्स में गुजरती है। तो कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया जाए? क्या रीज़न है कि आजकल के मैरिजेस 53% फेल हो रही हैं? एक सेक्सुअल कॉम्पैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इमोशनल कॉम्पैटिबिलिटी? आज के टाइम पे जब लड़कियां बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रही हैं तो उन्हें क्या चाहिए? इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाता है? इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट, डॉक्टर कशिका जैन, अ साइकोलॉजिस्ट जिन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जो इंडिया की एक टॉप साइकोलॉजिस्ट में से एक है। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर कशिका जैन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमें आपका कीमती टाइम देने के लिए। प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस जैसा मौसम है वैसे ही। होपफुली इस पॉडकास्ट में भी मौसम एकदम तगड़ा हो जाए। ज़रूर। साइकोलॉजिस्ट से बेटर माइंड को और कौन समझ सकता है। सो आज हम ट्राई करेंगे माइंड को थोड़ा डिकोड करने का। सो दिमाग को तो समझेंगे ही हम ये भी समझेंगे कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स कैसे आपके लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं और प्लस क्या उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड को समझते हैं। हाउ माइंड एक्चुअली वर्क्स, आपको क्या लगता है कि कैसे दिमाग काम कैसे करता है? देखिए, 2 टर्म्स होती हैं, ब्रेन और माइंड, और दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं। सो ब्रेन के अगर हम बारे में बात करें तो हम कुछ फिजिकल पार्ट की बात करें, ठीक है, और उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें फायरिंग वायरिंग होती है। और माइंड की अगर हम बात करें तो हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, तो ऐसा कह सकते हैं हम कि माइंड इज़ ब्रेन इन एक्शन। सो माइंड का अपना फिजिकली कहीं पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये लो अलग से माइंड निकाल कर कोई फिजिकल इमेज नहीं बना सकता मैं। बिल्कुल। तो लेकिन माइंड एग्जिस्ट करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मन बनता कैसे है? मन बनता है आपकी एक्सपीरियंसेस से, जो आप रेफरेंस लेते हैं आसपास सराउंडिंग से, उन सब के कलेक्शन से धीरे 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 हमारी प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाती है। और वही प्रोग्रामिंग हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे बिहेवियर में, हमारी हैबिट्स के रूप में रिफ्लेक्ट होती है। हम कहते हैं इसका माइंडसेट ऐसा है। और एक ही सिचुएशन में अगर 10 लोग होते हैं तो सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, क्योंकि सबके अंदर डिफरेंट प्रोग्रामिंग होती है। तो एक बच्चा जिस घर में पैदा होता है, उसको जिस तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है, उसको जो सिखाया जाता है, जो भी उसको बिलीफ पास ऑन किए जाते हैं, उसके जो भी एक्सपीरियंस रहते हैं, उस सब से उसका माइंडसेट धीरे धीरे बनने लगता है। और इसीलिए हम सब लोग माइंड के लेवल पर अलग होते हैं। तो हमारी कोई भी प्रोग्रामिंग सेम नहीं हो सकती, एग्जैक्टली सेम 2 लोग माइंड के लेवल पर हो ही नहीं सकते। सबका अलग अलग हो रहा है, उसी हिसाब से वो रिवायर हो रहा है माइंड। एक क्लास में अगर 50 बच्चे बैठे हैं, एक टीचर पढ़ा रही है, सबको पढ़ा रही है, पर सबके अंदर अलग अलग फिल्टर काम कर रहे हैं। तो हमारा माइंड ना फिल्टर्स लगाता है। इसीलिए एक सिचुएशन में अगर घर में 4-5 लोग हों और किसी की फॉर एग्जांपल डेथ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऐसी अगर सिचुएशन भी आ जाती है, एक है बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ऐसा कैसे हो गया, एक स्टेबल है, और एक ऐसा है शायद उसे कुछ खास फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अब घटना तो एक ही है,
True. लेकिन हर इंसान का रिएक्शन बिल्कुल अलग है। अलग क्यों है वो? क्योंकि उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है, जो कंडीशनिंग है, वो बहुत अलग है। तो हमारा माइंड जो तैयार होता है वो हमारे एक्सपीरियंसेस और रेफरेंसेस का जस्ट कलेक्शन है, और जिसने जो कलेक्ट कर रखा है उसका माइंड उसी हिसाब से फिल्टर लगाएगा। तो जब भी हम एनवायरनमेंट में किसी भी सिचुएशन या इवेंट को विटनेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर फिल्टर लगने शुरू हो जाते हैं। कुछ हमारा दिमाग डिलीट कर देता है, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन पर वो अटेंशन पे ही नहीं करता, सेलेक्टिव अटेंशन हो जाती है हमारी। और कुछ को वो बहुत डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी कि इसकी ओरिजिनल फॉर्म चेंज कर देता है, और कुछ को वो जनरलाइज कर देता है। ये कैसे होता है? क्योंकि हमारे अंदर सबके पास डिफरेंट मेमोरीज हैं। मान लीजिए किसी के पास पेन है, ट्रॉमा है, फियर्स है, इनसिक्योरिटीज, और किसी के पास ये नहीं है, या है तो बहुत कम अमाउंट में है। हमारी हैबिट्स कैसे बनी हुई हैं, हमारे मेटा प्रोग्राम्स कैसे काम करते हैं, तो हमने पास्ट में क्या डिसीजंस लिए हैं, हमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, हमारा एटीट्यूड कैसा बना हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और उसके बेसिस पर हमारा माइंड काम करता है। और ये सब इतना ऑटोमेटिक होता है और इतना फास्ट होता है कि हम ना समझ भी नहीं पाते कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। हम एकदम से रिएक्टिव हो जाते हैं, और बाद में जब हम कॉन्शियसली सोचते हैं, अरे ये मैंने क्या बोल दिया, मैंने क्या कर दिया। और जब भी बहुत ज़्यादा इमोशनल फोर्स आती है उस टाइम पर तो हमारा कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है। तो थोड़ा सा मैं माइंड को और डिटेल में समझा देती हूँ। हमारे पास मेनली कॉन्शियस माइंड है, हमारा सबकॉन्शियस है, और अनकॉन्शियस माइंड है। तो ये तीन काफ़ी फेमस लेवल हैं, इससे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये तीन फेमस लेवल है, लोग समझते हैं। और बहुत सारे लोग तो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को एक ही मानते हैं। तो हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसे हम न्यूरो साइंस की लैंग्वेज में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, जब भी इमोशंस हम पर हावी होते हैं तो टेम्परेरी शट डाउन हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। यानी कि हमारी सोचने समझने की शक्ति, रैशनलाइज करने की शक्ति जो है ना, उस टाइम पर थोड़ी देर के लिए ऐसा मानिए कि काम नहीं करती है। खराब नहीं होती है, वो उस टाइम काम नहीं करती है। और हमारा जो लिम्बिक ब्रेन है, जो हमारा इमोशंस का सेंटर है, अमिगडाला, वो इतना हाईजैक कर लेता है सारे और ब्रेन के पार्ट्स को कि उस टाइम पर अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में हम क्या क्या बोल जाते हैं, और बाद में कितना रिग्रेट होता है, कितने हार्श वर्ड बोल दिए, तोड़ दिया कोई सामान, या किसी इंसान को कुछ ऐसी बातें बोल दी जो अब वापस भी ले लोगे अपने वर्ड, सॉरी भी बोल दोगे, लेकिन वो हील नहीं हो सकता। तो हमारे अंदर जो इमोशंस का सेंटर है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, जिसका बेस ही इमोशंस है, तो वो बिल्कुल हाईजैक ऐसा कर लेता है जब इमोशंस हावी होते हैं कि उस टाइम रैशनल थिंकिंग काम नहीं करती। तो हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट, एक रैशनल है, एक इरेशनल है। एक वर्बल लैंग्वेज समझता है तो एक नॉन वर्बल लैंग्वेज समझता है, एक सीक्वेंस से चलता है तो एक रैंडम से चलता है, एक इमेजिनेशन की भाषा समझता है तो एक मैथ साइंस, इस तरीके की, एक क्रिएटिविटी पर चलता है। तो सब दोनों पार्ट्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और जो अनकॉन्शियस पार्ट है वो हमारी बॉडी को, हमारे जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं, जैसे हमारा ब्रीदिंग हो गया, हार्ट रेट हो गया, ऑटोमेटिक जो चलने वाले फंक्शंस हैं, उनको कंट्रोल करता है। अच्छा, अभी हमने बात की कि माइंड जो है हमारा वायर्ड होता है बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, जो हमारी हैबिट्स होती है। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी के साथ थोड़ा मजाक मस्ती में, जैसे किसी सर्टेन काइंड ऑफ एक्शन करते हो, मे बी थोड़ा थंब करना या फिर थोड़ा सा हिट करना नॉर्मल, बट वो सामने वाले के ना बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है बिकॉज पीछे से उसके एक ट्रॉमा आ रहा है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ जो एक्शंस होते हैं वो सेकंड पर्सन नहीं समझ पाता है कि सामने वाला इतना क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है इस मोमेंट पे। मैंने तो बस एक नॉर्मल मजाक में थप्पड़ ही मारा था, या फिर नॉर्मल मैंने हिट ही किया था। अब आप मजाक में कुछ कर रहे हैं, जैसे इससे एग्जांपल से समझते हैं कि तूफान आया, कुछ बिल्डिंग गिर गई, कुछ पेड़ गिर गए। तूफान में बाकी बिल्डिंग खड़ी रही, बाकी पेड़ वेड़ सब खड़े रहे, तो वो जो गिरे वो पहले से ही कमज़ोर थे। तूफान में अगर इतनी ताकत होती तो वो सबको गिरा था, लेकिन तूफान में उतना फोर्स नहीं था, वो एक्चुअल में जो गिरा वो कमज़ोर था पहले से। तो अगर कोई मजाक हो रहा है और मजाक को कोई संभाल नहीं पा रहा है, इसके मतलब उसके अंदर कुछ ऐसे बेटर एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस एकदम से उस पर हावी हो गए, वो प्रोटेक्टिव मोड में चला गया, एकदम उसका डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो गया। और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उससे सिमिलर, एग्जैक्टली सेम नहीं, उससे सिमिलर कुछ उसके अंदर था जो उसके माइंड ने जनरलाइज किया, सेंस किया, और उसके माइंड ने उसे प्रोटेक्टिव मोड में डाल दिया। तो प्रोटेक्टिव मोड में या तो वो बुरा मान गया, रोने लग गया, बचने लग गया, या फिर वो गुस्सा करने लग गया। किसी भी तरीके से वो अपने आप को बचाने के लिए उस टाइम पर कोई एक्शन ले रहा है, और वो ऑटोमेटिक हो रहा है, उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन उसका माइंड उसे प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। वही अगर गाली भी देते हैं मजाक में, जैसे लड़के लड़के ऐसे बोलचाल में दे देते हैं, तो किसी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता,
और किसी को ऊंची आवाज़ से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता है। इसमें किसको ठीक करना चाहिए, मतलब क्या सजेशन दोगे आप सामने वाले को? देखिए वैसे तो किसी को भी ना मजाक में कभी भी ऐसे कुछ नहीं बोलना चाहिए या ऐसे कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए जो थोड़ा सा हैरेसमेंट की तरफ जाए या Okay. थोड़ा सा गलत हो, अमानवीय जिसको कहते हैं कि Okay. होना नहीं चाहिए। तो सबको संभल कर मजाक करना चाहिए, मजाक की एक लिमिट होनी चाहिए। तो करने वाले की भी जिम्मेदारी है कि वो मजाक के नाम पर कोई भद्दापना ना करे किसी के साथ। Okay. ऐसा ना हो कि किसी को हर्ट करे और कह दे मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, तो usually आप यही जो होता है। बोल रहे हैं, हम्म, आप जो कर रहे हैं उसकी भी एक मर्यादा होनी चाहिए, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। और उस पर्सन को जिसको लग रहा है कि ये छोटी छोटी सी बातें जो सच में ही मजाक था वो मुझे ज़्यादा तकलीफ दे रही है, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर इससे रिलेटेड कोई ना कोई पैटर्न है, बस वो चीज़ अब वो ट्रिगर हो गई है। क्योंकि अगर उसके अंदर उससे रिलेटेड कोई बिटर एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई गलत प्रोग्रामिंग नहीं होती, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। फर्क भी नहीं पड़ता और ऐसा बिहेवियर भी नहीं आता। यस। सो आप मुझे बताइए कि कैसे बॉडी एंड माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड है? देखिए हम ना साइकोसोमेटिक हैं। जैसे अगर हमारा मन कभी उदास होता है, चिड़चिड़ाता है, तो हमारी बॉडी भी उसी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करती है। तो आई कैन से गुड थॉट्स गुड हेल्थ। बिल्कुल, अगर आप अच्छा सोचते हैं तो ही आप अच्छा महसूस करते हैं, और तभी आप अच्छा महसूस करते हुए, अच्छा सोचते हुए सही तरीके से बिहेव करते हैं। तो हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर में बहुत ही डीप कनेक्शन है। अब हमारी बॉडी जो है वो चलती फिरती एक केमिकल लेबोरेटरी है। हमारे अंदर हमारे थॉट्स के हिसाब से, हमारे एक्शंस के हिसाब से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आप हंस रहे हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, आप रो रहे हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, वो सब केमिकल रिएक्शंस हैं। तो वो हमारी बॉडी में होते हैं और बिहेवियर भी हम अपनी बॉडी से करते हैं। तो बॉडी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बॉडी को आप जितना अच्छे तरीके से फूड देंगे, उसको आप रेस्ट देंगे, अच्छी नींद लेंगे, आप एक्सरसाइज मूवमेंट कराएंगे, बॉडी उतना हेल्दी रहेगी। और जितनी आपकी बॉडी हेल्दी है उतना अच्छा आपके इमोशंस प्रोसेसिंग सिस्टम आपका उतना ही अच्छा सॉलिड होगा। मतलब आपकी अनहेल्दी बॉडी आपके छोटे छोटे से ट्रिगर्स को भी संभाल नहीं पाएगी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रिएक्शंस आएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी को अच्छे से पैम्पर कर रखा है, अच्छे से रेस्ट देते हैं, अच्छा फीड करते हैं, तो आपका फूड एंड मूड का बहुत डीप कनेक्शन है। और ब्रेन का हमारे गट से बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है। गट ब्रेन एक्सिस बहुत ही पॉपुलर टर्म है, जिसमें हमारा गट ब्रेन और हमारा ब्रेन आपस में दिन भर कम्युनिकेट करते हैं, चिट चैट करते हैं, इनकी मैसेजिंग रुकती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आप जैसा सोच रहे होते हैं उसका इम्पैक्ट बॉडी पर पड़ता है। और आपकी बॉडी अगर अनहेल्दी है तो आपका मूड भी बहुत लो रहेगा। आप ना कितना भी उस टाइम पर अपने आप को एम्पावरिंग बोल लीजिए, मोटिवेटिंग वर्ड्स बोल लीजिए, लेकिन उस टाइम पर काम नहीं करेंगे। वो चीज़ है जो तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं वो, मतलब जब हेल्दी भी नहीं होते तब भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और थॉट से भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते आप देखिए, अगर आपकी तबीयत खराब है या आपको कोई इंजरी हो जाए, हैं। उन दिनों में आपका मूड ना उतना अच्छा नहीं रहता। ट्रू। लेकिन अगर आपको फास्ट हीलिंग करनी है तो आपको कॉन्शियसली टफ टाइम में भी पॉजिटिव सोचना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम पर एक तो तरीका ये है कि अरे यार इतनी ज़्यादा लग गई, महीनों का ऐसा दुख तकलीफ मेरे जीवन में आ गई, अंधे हैं लोग, देख कर नहीं चलाते हैं। एक तो तरीका ये हो गया रिएक्ट करने का उस सिचुएशन में। एक ये है कि शुक्र है भगवान आपने बचा लिया जान भी जा सकती थी और भी ज़्यादा इंजरी हो सकती थी, लाइफ टाइम के लिए हैंडीकैप्ड भी हो सकता था, लेकिन सब कुछ ठीक रहा। ये तो मतलब छोटी मोटी सी चोट है, महीना 2 महीना में ठीक हो जाएगी। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपकी बॉडी बहुत फास्ट हील करेगी। आप जो मेडिसिन भी ले रहे हो, जो और क्योर ले रहे हो, वो बहुत फास्ट काम करेगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो ऐसा हो आपकी गया मेरे हीलिंग साथ, ये बहुत क्या हो स्लो हो गया? जाएगी और आपका मूड लगातार लो रहेगा। आपकी बॉडी को लगातार नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस जाने की वजह से आपकी बॉडी ट्रीटमेंट को सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी बॉडी ट्रीटमेंट को सपोर्ट करेगी और बहुत ही फास्ट वे में आपकी हीलिंग होगी। मतलब ऐसा हो गया कि अगर मैं अपने माइंड से जब मैं बोल रहा हूँ अपने लिए अगर अच्छा बोल रहा हूँ तो उसका इफेक्ट भी पॉजिटिव ही होगा। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत नेगेटिव होते हैं, अगर मैं हर बार बोलूँ तो सामने वाला नेगेटिव ही बात कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ख़राब लग रहा है, मुझे ये लग रहा है। जब आप ऐसे बात करते हो तो शायद आपका बॉडी भी ऐसे ही रिएक्ट करना शुरू होता है। बिल्कुल। देखिए पहले ना बड़े लोग एक बात कहते थे कि ना शुभ शुभ बोलो, पता नहीं कब सरस्वती तुम्हारी ज़बान पर बैठ जाए। True. बड़े लोग ना बड़े समझदार थे, उन्होंने वक्त नहीं बताया कि सरस्वती किस वक्त आपकी ज़बान पर बैठेंगी। उन्होंने कहा शुभ शुभ बोलो, पता नहीं कब बैठ जाए। यानी कि उन्होंने ये मैसेज दिया, स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि हर समय पॉजिटिव बोलो।
क्योंकि आपकी बॉडी हर वक्त आपको सुन रही है। ट्रू। अगर आप मजाक में भी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना मजाक में, अरे अब तो 30 के पार हो गए, अब तो ये बुढ़ापा आना ही है, अब तो 40 के पार हो गए, अब तो ये होना ही है, बाल उड़ना ही है, 50-60 में तो चला नहीं जाएगा, घुटनों का रिप्लेसमेंट आएगा, कान से सुनाई नहीं आएगा। आप देखोगे वो लोग वैसे ही होते चले जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी बार बार वो सारे के सारे सिग्नल्स रिसीव करती रहती है और अंदर वैसे ही चेंज करती मतलब रहती जो है। सेल्फ नेगेटिव टॉक्स यस, जो हम लोग करते हैं वो अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल। और अगर हमेशा। कोई पॉजिटिव बोलता है, अरे हम्म, यार अभी तो हमारी हंसने खेलने की उम्र है, हम तो यंग हैं और हम तो 80 साल तक भी ऐसे ही रहेंगे, मतलब जितना पॉजिटिव बोलते हो आप देखो वो लोग आपको किसी भी एज में फिट मिलेंगे। what are your 2 to 3 points you tell yourself in the mind? देखिए, सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि आपको डेली ना ये 3-4 अफर्मेशन ज़रूर बोलनी ठीक है। चाहिए। आपको बॉडी के लिए बोलना चाहिए कि मेरी बॉडी में वात पित्त कफ ओके। सारे 5 एलिमेंट्स बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है। ये आपको बॉडी के लिए ज़रूर बोलना चाहिए, मेरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है। और आपको ऐसे ही माइंड के लिए भी बोलना चाहिए कि मैं बॉडी में जैसे होते हैं वात पित्त कफ, ऐसे ही माइंड में होते हैं आपके तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण। तो ओके। जो सतोगुण है उसका एसोसिएशन है एक बैलेंस लाइफ से। तो अगर आप ऐसे बोलते हैं ना कि मैं एक सतोगुणी आत्मा हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं ये माइंड नहीं हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं बॉडी एंड माइंड का मालिक हूँ। ओके। मैं हर पल देखता हूँ कि मेरे शरीर में और मेरे मन में क्या चल रहा है, और मैं इन्हें हर वक्त पॉजिटिव डायरेक्शन देता हूँ, वो जिससे मेरी जीवन यात्रा सुखद हो रही है। आप ये 4-5 ऐसे एम्पावरिंग डायलॉग्स बोलो, तो आपको ना दुख और सुख दोनों से ही डिटैचमेंट भी रहेगा और लाइफ से कनेक्टेड भी रहोगे। बॉडी से एंड माइंड से डिटैचमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपको जीवन में नीरसता रहेगी। इसका मतलब ये है कि छोटी-छोटी बातों से जो आप उबल जाते जो हो, इफेक्ट पड़ता छोटी-छोटी है वो बातों कम से आप पड़ने फूल लगेगा। कर कुप्पा हो जाते हो एकदम से। ट्रू। क्योंकि इमोशंस का जब उबाल आता है, अगर आप बहुत खुश होते हो, उस टाइम भी हाँ। आप बहुत ज़्यादा उल्टे-सीधे डिसीजन ले लेते हो। ट्रू। आप ट्रू। बहुत दुखी होते हो, उस टाइम पर भी आप उल्टे-सीधे डिसीजन ले लेते हो। तो आपको स्टेबल रहना है, स्टेबल रहना है और डिटैच रहना है। ओके। ये समझते हुए कि किसी भी चीज़ का प्रभाव, कोई भी अवस्था, उतना नहीं पड़ना वो चाहिए। सब क्या है, टेम्परेरी है। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज़ हर क्षण बदल रही है। आप देख लीजिए, आज एक नया मोबाइल या गाड़ी खरीद के लाइए, वो कुछ दिनों तक आपको बड़ी खुशी देगी, कुछ दिनों के बाद वो खुशी धीरे Sure. धीरे 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 कम हो जाएगी और नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे आप किसी रिलेशनशिप में एंटर कीजिए, पहले आपको लगेगा पर्सन का ऑब्सेशन हो गया है आपको, हर समय बस वही दिमाग में चल रहा है, फ़ोन कर लें, मेरे बाबू Sure. ने खाना खाया, ये वो, एक छींक भी आ जाएगी तो आपको लगेगा डॉक्टर के लेके भागो। और फिर धीरे 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 उसी पर्सन के साथ आप बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो हर चीज़ ना हर समय चेंज हो रही है। अगर आप इस बात को समझ जाओ और किसी भी चीज़ से इतना अटैच ना हो जाओ, क्योंकि लोग सामान से भी अटैच हो जाते हैं, पर्सन से भी अटैच हो जाते हैं, अपने जीवन से भी अटैच हो जाते हैं और फिर डर डर के जीते हैं। ये अटैचमेंट इनसिक्योरिटीज से आती है क्या? देखिए, बचपन में ना आपको किस तरीके का अटैचमेंट एक्सपीरियंस मिला है, अच्छा, उसके ओके। बेसिस पर हमारे ठीक डिफरेंट है। डिफरेंट अटैचमेंट स्टाइल्स होते ओके, हैं। ओके, ओके। मान लीजिए आपके पेरेंट्स बहुत ही केयरिंग थे और आपको ना बहुत हेल्दी वे में उन्होंने अटेंशन दिया है, आपको एक अच्छा पैम्पर करके रखा है, आपको सारे इमोशंस को अच्छे से हैंडल करना सिखाया है, ना तो आपके गुस्से को दबाया और ना ऐसा है कि बस आपको एक ऐसे कंफर्ट जोन में रखा कि आप ना सुनने की आदत ना हो आपको, या आपको खुद की मेहनत करने की आदत ना पड़े। उन्होंने अगर आपको बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट दिया है तो आपकी रिलेशनशिप आगे भी बहुत हेल्दी रहेंगी। लेकिन पेरेंट्स कई बार बहुत ही निगलेक्ट करते थे आपको, कभी अवेलेबल हो गए, कभी अवेलेबल नहीं हुए, तो आपका बड़ा ही एक एंग्शियस, एक अनसर्टेनिटी में रहने वाला कि आपको पता ही नहीं कि क्या होगा। और कुछ अगर पेरेंट्स आपके अब्यूसिव रहे कि आपको छोटी छोटी बातों पर काफ़ी पनिशमेंट मिला है ना, आपको एक टॉर्चर सा कि अगर आपने कुछ अच्छा किया तो बस एक्नॉलेजमेंट है, अगर आप नॉर्मल भी लाइफ जी रहे हैं तो आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। आपके इनिशियल ईयर्स के एक्सपीरियंस कैसे रहे, उससे आपकी कंडीशनिंग होती है और आगे आप अपने पार्टनर को उसी नज़र से देखते हैं। तो जो भी लोग इतने इनसिक्योर होते हैं ना, तो उन सब के चाइल्डहुड में गड़बड़ी होती है। इतना पावरफुल है माइंड, मतलब आपका बॉडी भी उससे लिंक हो गया, आपके आसपास रिलेशंस हैं वो भी लिंक हो गए। प्लस जब मैं एक बाहरी दुनिया की बात करता हूँ तो इसमें एक कॉन्सेप्ट भी आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें आप अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करते हो कि आप जो चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट करना या फिर सोचना शुरू करते हो और वो चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? इज़ इट ट्रू दैट इट वर्क्स? देखिए, कोई भी लॉ है ना वो काम ज़रूर करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय काम करता है। क्योंकि कुछ लोग इसमें ये बोलते हैं कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मैं जो सोचूंगा वो मुझे मिल जाएगा। इट्स अ सोचने फेक से तो मिलता कॉन्सेप्ट। ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। आप जो सोचते हैं वो नहीं मिलता। आप
जिस लायक होते हैं आपको सिर्फ वही मिलता है। ये बढ़िया अगर आप बात है। बैठे बैठे कुछ भी सोचने लगेंगे कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए एक महीने में आ जाएंगे, नहीं आएंगे। आप दिन रात वैसा ही सोचिए, आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर लीजिए और कितना भी शिद्दत से फील करते हुए भी, अंदर से पूरा ना ऐसे महसूस करते हुए कितना भी प्रिटेंड कर लो आप, आपके पास 5 करोड़ रुपए ऐसे नहीं आएंगे। क्योंकि अगर सिखाया आपके भी यही अंदर जाता है कि आप बस एकदम उसको फील करो कि पैसा आ गया, फील करो नहीं, कि ऐसा आपके पास वो ऐसा गाड़ी नहीं आ आता गई। है। आप जिस लायक होंगे, अगर आप डिजर्विंग होंगे, आपके हम्म, अंदर वो स्किल्स होंगी, आपकी पॉजिटिव आइडेंटिटी होगी, आपके पास कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी, आपके पास कोई फियर ट्रॉमास नहीं होंगे, हम्म, तब आप हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करोगे। और सोचने के साथ साथ आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे, फिर फील करते हुए पॉजिटिव आप एक्शन लोगे, तब जाकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। ओके। केवल सोचने से नहीं होता, नहीं तो सभी लोग सोचते रहते घर में, क्यों निकलते किसी काम पर। हम्म, आप देखो, बड़े से बड़े इंसान को भी देखो, सब सब एक्शन जरूर ले रहे हैं। true। मतलब कि जो आप सोच रहे हो उसके लिए फिर वैसा एक्शन भी लो। देखिए, हमारे सबको ना बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हमारे चाहिए के हिसाब से हमें नहीं मिलता। इट्स लाइक हम कि जो हैं हमें वो मिलता है। ट्रू, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। यस, बेसिकली ये पॉइंट हो गया। तो यस। क्या व्हाट इज अ गुड वे ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब क्या एक तरीका, सही तरीका क्या है चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ में? देखिए, आप जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। ओके। आप जो भी चाहते हैं, आप देखिए कि अभी आप उस गोल के रेफरेंस में कहाँ स्टैंड करते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरी 5 लाख रुपए महीना की सैलरी हो। ठीक है। आपके अंदर है वो स्किल्स, आपके पास है वो एक्सपीरियंस कि आपके 5 लाख रुपए महीना का सैलरी कोई आपको देगा। सपोज करो आप हैं तो 50,000 कमाने लायक भी नहीं, और आप घर में बैठकर सोच रहे हैं कि मुझे 5 लाख रुपए मिल फिर आप जाएंगे। मेहनत करने के लिए बोल हाँ, रहे हो। मेहनत, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं हो सकता। लोग यही खोज रहे होते हैं ना, बिना मेहनत के नहीं कुछ हो नहीं नहीं, जाए। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। अगर कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरीके से पॉपुलर भी कर रहे हैं, ट्रू। तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। पॉपुलर लॉ ऑफ लॉ अट्रैक्शन लॉ यही है। ऑफ एक्शन में एक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो है एक्शन आता है। एक्शन है ना, अट्रैक्शन में एक्शन है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ लॉ ऑफ थॉट भी चलता है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी चलता है, लॉ ऑफ एक्शन भी चलता है। ये सारे के सारे लॉज एक साथ हार्मनी में काम करते हैं। ट्रू ट्रू। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है तो आपको लॉ ऑफ एक्शन के बारे में भी ध्यान रखना होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, और अट्रैक्शन में तो है ही ना एक्शन, तो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट एक्शन आप कुछ अट्रैक्ट कर लोगे। अगर कहते हैं ना, कुछ किस्मत से अगर आपके पास आया भी और आपकी पात्रता नहीं हुई उसे पाने की, आप डिजर्विंग नहीं हुए, तो आएगा और वो उतनी ही जल्दी से चला जाएगा। चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं True। जिनके पास गाड़ी अट्रैक्ट कर ली, कुछ है ऐसे आ गया, लेकिन वो उसे मेंटेन ही नहीं कर पाते। तो आपको उसे सस्टेन भी तो करना है ना। ट्रू। भाई, किसी ने सिफारिश से आपको नौकरी दिलवा दी, ठीक है। लेकिन अब नौकरी तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल ऐसे ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चलो, आपने सोचा बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी पर, आप बाई चांस वाइब्रेट कर गए और आपने कुछ चीज़ अट्रैक्ट कर ली, लेकिन वो आपके पास टिकेगी नहीं, टिकेगी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, लॉटरी लग जाती है। ट्रू। हाँ। आप देखिए, केबीसी में बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनको काफ़ी 1 पैसे करोड़ जीत रुपए गए कमाए, वो, फिर इसके बाद लेकिन उसको sustain कुछ नहीं कर समय पाए। के बाद वो वहीं पर पहुंच गए, हम्म, क्योंकि वो उसे सस्टेन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो एटीट्यूड ही नहीं था। ओके। तो एटीट्यूड भी तो होना चाहिए ना आपके तो आप अंदर। मुझे कोई स्टेप्स बताओ कि मैं अगर आज मैनिफेस्ट करना शुरू करता हूँ या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में बेटर होने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, तो क्या स्टेप्स हैं जो मुझे फॉलो करने चाहिए? सबसे पहला स्टेप है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, और स्पेसिफिक पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। जितना स्पेसिफिक पता होता है उतनी हमारे ब्रेन को क्लैरिटी होती है, और जितनी क्लैरिटी होती है उतना हम कॉन्फिडेंट फील कर पाते हैं किसी भी चीज़ को एक्चुअल में मैनिफेस्ट करने के लिए, यानी कि इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। मैनिफेस्टेशन क्या है कि आपकी इमेजिनेशन अब रियलिटी में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। फिर उसके बाद आप देखिए कि उस गोल के रेफरेंस में मैं अभी कहाँ हूँ, ओके, फर्स्ट मेरी स्टेप था दूरी हमें कितनी है। क्लैरिटी। यस, सेकंड है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। मैं अभी कहाँ हूँ, मेरी Okay। अभी फिलहाल की मेरे अंदर जो आइडेंटिटी है वो कितनी स्ट्रांग है। ठीक है। मेरे अंदर उससे रिलेटेड कोई नेगेटिव बिलीफ तो नहीं है। जैसे अगर मुझे तरक्की चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे है कि मेरे को ना अपनी 4 ब्रांचेस और खोलनी है, लेकिन उसे लग रहा है अरे यार पर्सनल लाइफ जीरो हो जाएगी, फिर टाइम ही नहीं बचेगा। तो ये क्या हो गया, आपका लिमिटिंग बिलीफ। आप Okay। चाह रहे हैं कि हम्म। मेरी 4 ब्रांच और खुले, हम्म, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अरे यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पर्सनल टाइम बिल्कुल जीरो हो जाएगा, मैं कहीं आने का नहीं जाने का नहीं बचूंगा। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रेरी बिलीफ हो गया ना, इसके बिल्कुल हो गया, ऑपोजिट हो गया ना। contrary हो गया। ठीक है, तो True। वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से अट्रैक्शन कैसे होगा। ओके।
होगा नहीं ना। मतलब तो सेल्फ डाउट जो हम क्रिएट करते हैं अपने। सेल्फ डाउट भी ऐसा होगा, या फिर अगर आपको फियर ऑफ सक्सेस भी होगा। बहुत सारे लोगों को ना फियर अच्छा, ऑफ फियर ऑफ सक्सेस होता सक्सेस है होता है, कि ट्रू। अगर हम इतने सक्सेसफुल हो गए तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, टाइम नहीं कैसे मैनेज बचेगा, करूंगा कैसे मैं ये मैनेज सब चीजें, करेंगे, ट्रू। लोग फिर बेवकूफ़ बनाने लगेंगे, पैसा खाने लगेंगे। बहुत सारे उनके इस तरीके के थॉट प्रोसेस होते हैं, बिलीफ होते हैं ऐसे। तो आपको वो चीज़ कभी मिलेगी नहीं, आप कर ही नहीं पाएंगे वो, क्योंकि ये ओके। चीज़ें अब आपको रोकेंगी। तो आपके पास कोई फियर, इनसिक्योरिटीज, किसी भी तरीके का कोई और इमोशनल इशू तो नहीं पड़ा है, आपके लिमिटिंग बिलीफ तो नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं, आप ना उठकर यहाँ से जाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर सपोज कीजिए मेरी ड्रेस यहाँ कहीं अटकी हुई है, तो मैं कितना भी आगे के लिए फोर्स लगाऊं, नहीं निकल पाएंगे। कैसे निकलेंगे ना उसके लिए। तो कोई ऐसा हुक तो नहीं है जो आपको पीछे खींचेगा बार बार। ठीक है। तो आपको ये चेक करना है, ओके। और आप उस चीज़ के लिए कितना कॉस्ट पे करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको बहुत Cost. तरक्की करनी है तो ज़रूरी नहीं है मॉनेटरी कॉस्ट आपको देनी पड़े। हो सकता है वो कॉस्ट आपसे आपका टाइम के रूप में हो, पर्सनल टाइम ठीक है, आपका जो पर्सनल टाइम है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, उसमें True. आपको एफर्ट्स डालने पड़ जाए। हो सकता है कि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, हो सकता है आपका रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ हो ओके, जाए। द कॉस्ट फैक्टर। यस, वो आपको कॉस्ट किसी भी रूप में पे करनी पड़ेगी। तो क्या आप किसी भी चीज़ की कीमत देने के लिए तैयार हैं? वो कीमत ऐसे भी हो सकती है कि आपको नई स्किल सीखनी पड़ेंगी, तो आपको जो मौज मस्ती का टाइम है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर आपको हो अच्छी सकता है, रिटर्न हाँ। चाहिए तो। ट्रू, तो ट्रू। किसी भी वे में आप कितने एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं? क्या ओके। आपके फीलिंग्स में, आपके थॉट्स में, आपके बिलीफ और आपके एक्शंस में अलाइनमेंट है? आप जो सोच रहे हैं उसी डायरेक्शन में आप एक्शन ले रहे हैं? आप सोच तो रहे हैं कि मेरा बिजनेस बहुत ग्रो कर जाए, और आप इंस्टाग्राम पे रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, कैसे हो जाएगा? आप एक्शन किसी और डायरेक्शन में ले रहे हैं, ट्रू, बर्बादी ट्रू, की तरफ, और आप चाह रहे हैं कि मेरा कुछ तरक्की हो जाए। हो ही नहीं सकता ऐसा। तो आपको ये सारी चीज़ों को आपको चेक करना होगा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपके पास कोई लिमिटिंग बिलीफ तो नहीं है, मतलब कोई चेन तो नहीं है कि आप चलना चाह रहे हैं आगे लेकिन पैर में आपकी बेड़ी पड़ी हुई है, आप पीछे ही गिरेंगे। तो ये सारी वर्किंग करने के बाद जब आप क्लियर हो जाएं, तो तब आप इमेजिनेशन में आप उस चीज़ को क्रिएट कीजिए, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई भी चीज़ बैठ गई, आपने एक मेंटल मूवी बना दी, तो सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल पावर से जुड़ा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई भी एक बार इमेज चली जाती है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे इमेज लेता है हमारे, जब हम कोई भी चीज़ पिक्चर्स की फॉर्म में देखते हैं, उसमें डायलॉग्स डालते हैं और उसे फील करते हैं एज इफ कि ये हमारी रियलिटी है। रियलिटी है, ट्रू। तो वो चीज़ जब पिक्चर क्लियर हो जाती है तो हमें अंदर से नेचुरल उसमें फीलिंग आती है, और फिर जब हम Clarity and एक्शन लेते conviction. हैं तो तब वो चीज़ हमारी रियलिटी बनती है। हमारे ब्रेन में ना एक पार्ट होता है RAS, Okay. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। उसको पता चल गया कि ये चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूएबल है तुम्हारे लिए, तुम इस पर बार बार फोकस कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को नोटिस कराना शुरू कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान गाड़ी खरीदना चाह रहा है, अब उसने एक गाड़ी पसंद कर ली है, तो सड़क पे उसे वही गाड़ियाँ ज़्यादा नजर आएंगी। ये तो पसंद करने वाली नहीं, अगर आपने सोच भी लिया कि आपको गाड़ी लेनी है, आपने सोच लिया यानी फिर कि इसके कुछ बाद आपको इतनी सारी में से आपने True. पिक तो कर ली ना कोई, हाँ, तो वो पसंद ही हो गई, तो वो RAS गाड़ियाँ वो क्या है, दिखना वही start दिखना होती है। शुरू हो जाएंगी True, आपको। ये तो होता है, ये तो कंफर्म वो होता है। चीज़ जब वहाँ पर फोकस में आ जाती है, फोकस में आने से केवल काम नहीं चलेगा, उस पर एक्शन लेने से काम चलेगा। तो एक्शन लेने के बाद एक्चुअल में अट्रैक्शन चालू होता है। और आप जब भी लॉ ऑफ True. अट्रैक्शन लगा रहे हो तो आप इमेजिनेशन तो एक बार करिए, बट उसके लिए इमेजिनेशन आप 5 मिनट 10 मिनट करेंगे पूरे दिन में, लेकिन बाकी टाइम आप क्या कर रहे हैं, दिन भर आप कैसा फील करते हैं? क्या आप मानते हैं कि हो जाएगा, या आप दिन भर तो ये कहते रहते हैं मुश्किल है, और फिर बैठकर आप इमेजिन कर लेते हैं? कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे इमेजिनेशन का, ये सिर्फ आप अपने आप को चीट कर रहे हैं, फूल कर रहे हैं आप अपने आप को। दिन भर आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? True. क्या वो सोचते हैं और बहुत फिर आप एक्शन कैसे लेते एक्शन हैं? क्या लेते हैं कितना आप? क्लियर हो आप उस चीज के लिए, और कितना कन्विक्शन से वो ट्राई कर रहे हो। आपको कितना यकीन है True, true, कि ये हो true. जाएगा, और कितना आप पेशेंस रखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा और अगले दिन हो जाएगा। आप जितना भी बड़ा सोचेंगे, उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने में टाइम तो लगेगा ना। True. तो अगर आप यही है कि टाइमलाइन, अरे 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, हो नहीं रहा है, आप उस टाइमलाइन को छोड़ दो। आप बस उस दिशा में काम करते रहो, वो अपने आप ही हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द लोग वो एक्शन वाला पार्ट को मिस कर देते हैं और सिर्फ इस बात पे फोकस होते हैं कि मुझे बस सोचना है, अगर अच्छा सोचूंगा तो अच्छा रिजल्ट बस आने लग जाएगा, बस मुझे सोचना है। क्योंकि हमने स्टार्ट ही इस पॉडकास्ट का माइंड से किया था, थॉट से किया, हमने उसको बॉडी से रिलेट किया, फिर हम लोग आ गए जब मेटेरियलिस्टिक थिंग्स पे कि उन्हें कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो हमें पता चला कि आपको उस थॉट्स के साथ उतनी कन्विक्शन से एक्शन भी लेना होगा। अब हम लोग अगर मटेरियलिज्म के बाद अब आते हैं एक ह्यूमन रिलेशनशिप में भी आऊँ,
तो हमारी लाइफ में ह्यूमन रिलेशनशिप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक अच्छा पार्टनर आपको एक अच्छी हाइट्स तक ले जा सकता है और सेम उसका रिवर्स भी आपको नीचे भी गिरा सकता है। सो व्हाट इज आइडियल रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, हम सबकी लाइफ में ना 3 मेन पिलर होते हैं, ठीक है। हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन। हेल्थ की अगर बात हमने की। अगर एक में भी गड़बड़ होती है ना, तो हाँ, बाकी दोनों भी true, गड़बड़ true, हो जाते हैं। true. अभी हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पिलर की, रिलेशनशिप के बारे में। ओके। अगर हम एक सही पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हमारी वेल्थ भी मल्टीप्लाई होगी, और हम क्योंकि खुश रहेंगे अंदर से, तो हम लाइफ को हर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अगर वही पार्टनर हमारा टॉक्सिक आ गया, नॉन सपोर्टिव आ गया, तो रिलेशन ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं ना, तो हमारे लिए कोई करियर या हम किस फैमिली में पैदा हुए हैं, स्टेटस, ये सब चीज़ें नहीं मायने रखती हैं। लेकिन हमें ना पैदा होते ही ना लोगों की वार्मथ चाहिए होती है, और हमारे सर्वाइवल के लिए भी हमें रिश्ते ही चाहिए होते हैं, क्योंकि हम ऐसी वल्नरेबल स्टेट में होते हैं कि अगर कोई हमें सपोर्ट ना करे तो हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो है ना, पैदा होते ही ह्यूमन कांटेक्ट होता है, टच, हमें लव, वार्मथ वही मिलता है, और जब तक हमारी लास्ट ब्रेथ नहीं निकल जाती है तब तक भी हम वो चाहिए होता है, लव, वार्मथ, सपोर्ट। क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से आप देखिए कि सब ग्रुप में रहते थे, तो ग्रुप में ना हम सेफ फील करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो ह्यूज ग्रुप एक सोसाइटी का ग्रुप होगा, अब हमारे जो फैमिली के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, तो वो क्या है, वो ग्रुप से हमें ना सेंस ऑफ सेफ्टी फील होती है। हमारे अंदर एक केमिकल होता है ऑक्सीटोसिन, तो अगर उसकी मात्रा बहुत अच्छी रहती है तो हम बहुत ही सेफ फील करते हैं, बहुत ही खुश होते हैं, और हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है। अब अगर हम एक पर्सन, यहाँ जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों को सपोर्टिव होना है। ऐसा नहीं है कि मेल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फीमेल की टेक केयर करे या हर समय जी हजूरी करे, उसको पैम्पर करे या उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे। ये फीमेल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी अपने मैन की उसी तरीके से टेक केयर करे, उसे सपोर्ट करे। ये पहले टाइम था जब कि मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, फीमेल की केवल टेक केयर करना। अब फीमेल्स की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब उन्हें इक्वालिटी चाहिए, जब उन्हें चाहिए ना कि हमको इस तरीके से समान अधिकार मिलना चाहिए, तो उन्हें भी फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उन्हें भी सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो अब अगर आप एक अच्छे पर्सन के साथ हैं, अच्छा पर्सन किसको कहेंगे पहले वो भी समझ लीजिए, वो पर्सन जो आपको ओरिजिनल रहने दे, अच्छा, आपको बात बात पर चेंज ना करे। तुम्हें कपड़े पहनने की समझ नहीं है, तुम कैसे खाते हो, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं, तुम ये जो काम कर रहे हो तुम्हें कुछ और करना चाहिए, जो आपको आपकी तरह से देखे, ना कि उसके पास 8-10 और लोग हों और उनसे कंपेयर करते हुए आपको देखे। ओके, तो वो आपकी यूनिकनेस में बिलीव करे, आपको दूसरों से कंपेयर करके वो कुछ और ना बनाना चाहे, मतलब कांस्टेंट चेंज वाले फेज में ना रहो। यस, बहुत सारे लोग ना दूसरों को ऐसा सोचते हैं कि ना इसको हम ना बढ़िया बढ़िया हमने 4-5 लोग छांट लिए जो हमारी पसंद के हैं, और अब ना इसको थोड़ा थोड़ा इधर से लेके इधर से लेके इधर से लेके अब हम ना इसको एक कस्टमाइज पर्सन बना दें, बिल्कुल, हाँ, बनाने जैसा ऐसे बना दें हम कि ये हमारा कस्टमाइज पर्सन बन गया। वो पॉसिबल नहीं है। हर इंसान यूनिक है, वो पर्सन जैसा है उसे वैसा रहने दीजिए। आप अगर उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करेंगे तो आप उसकी ओरिजिनलिटी खो देंगे, क्योंकि वो कुछ समय के लिए हो सकता है आपके लिए बदल जाएगा, लेकिन क्योंकि वो ओरिजिनल वैसा तो है नहीं, तो वो बार बार रिवर्स गियर मारेगा, फिर आपको झगड़ा होगा कि इतना समझाने के बावजूद भी और अपग्रेड नहीं कर रहे हो। वो क्यों अपग्रेड करे जब उसको यूनिक बनाया है? तो ये जो डिफरेंसेस हैं इसे सेलिब्रेट करना चाहिए rather than चेंजिंग। ऑफ कोर्स, जो यूनिकनेस है हमारी तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, उसे वैसे ही रेस्पेक्ट करना चाहिए। और सामने वाले को जब आप रेस्पेक्ट करोगे, उसकी यूनिकनेस के साथ उसे एम्ब्रेस करोगे, तभी आपको उसके साथ रहने में मज़ा आएगा। अगर आप उसे बार बार मॉडिफाई करके अपने हिसाब से चेंज करना चाहोगे तो आपकी हर दिन की स्ट्रगल रहेगी उस पर्सन के साथ, और वो पर्सन कैसे खुश रहेगा आपके साथ? फिर वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहेगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी यूनिकनेस खोकर कैसे खुश रह सकता है? तो एक पॉइंट तो हो गया कि यूनिकनेस जो आपको कायम रखने दे, और कोई पॉइंट्स हैं जो गुड पार्टनर और बैड पार्टनर में डिफरेंस करते हैं? देखिए, वैसे ना ये ना कोई भी एक डेफिनेशन में ना इस चीज़ को फिट नहीं किया जा सकता। ठीक है। आप गुड पार्टनर उसको कह सकते हैं, वो पर्सन जो आप क्या चाहते हैं इसको समझने में अपना टाइम इन्वेस्ट करे, कि आप क्या चाहते हैं, आपका लाइफ को लेकर क्या प्लान है, क्या आइडिया है, और वो पर्सन आपको सपोर्ट करे, आपके साथ रहते हुए भी कंट्रोल ना करे आपको, मतलब उसकी प्रेजेंस आपकी फ्रीडम पर अटैक ना करे।
आजकल तो आप एक साथ रह रहे हैं, हम्म, एक साथ रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे। एक साथ रहने का मतलब ये होता है कि आप लिव और लेट लिव की ओके, पॉलिसी को अपनाएंगे। जियो और जीने दो, क्योंकि हम ग्रेट। सब की एक ही लाइफ है। अगर हम एक दूसरे को कंट्रोल करने लगे और दूसरे इंसान को हम अपनी तरह से दबा कर जिंदगी जीने पर मजबूर करेंगे तो जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। तो हमें ना True. ये समझना चाहिए कि हर इंसान की एक ही लाइफ है। हम्म, उसको सोचने दो कि क्या गलत है और क्या सही है। सही बात जैसे है। अगर सपोज कीजिए कि मेरा पार्टनर है, हम्म, मैं अगर इस कांस्टेंट उसमें रहूंगी कि यार ये कोई और पर्सन इसे कन्विंस ना ट्रू ना कर ट्रू ले, ट्रू। इस इनसिक्योरिटी में, फियर में मैं रहूं और उस पर 10 पाबंदियां लगा दूं, ऐसा मत पहनो, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। ये मैंने अपने लिए कितनी ऐसी बड़ी स्ट्रगल ले ली है जिससे मुझे बड़ा स्ट्रेस रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी। और फिर भी अगर किसी को चीट करना होगा वो तो तब भी चीट करेगा। ट्रू। ठीक है। बल्कि मेरा कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए कि अगर कोई मेरे पार्टनर को कन्विंस कर सकता है तो ले जाओ उसे, मैं मिनट में छोड़ दूं उसे। क्योंकि अगर वो दूसरे से कन्विंस हो गया तो वो फिर मेरे साथ रहने लायक है ही नहीं। सही बात। ऐसा लेकिन ऐसा थॉट प्रोसेस बहुत कम लोग में रहता है। तो बेसिकली ये वो आता है कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। हक जताने वाला, हक जताने के चक्कर में बहुत ये सारी चीजें बड़ा हो जाती है। गलत वो है कि True. हक जताने के चक्कर में या उसी पर्सन को बार बार आप कन्विंस कर लेते हो। क्योंकि इससे क्या होता है कि ना आप बस जबरदस्ती उस पर्सन को आपके साथ बांध के रख रहे हो। हम्म, वो आपका एक्चुअली साथ में होते हुए भी आपका है ही नहीं। हम्म, बस वो आप समाज के लिए, बच्चों के लिए उसे अपने साथ में रख रहे हो। ट्रू ट्रू। तो ये आपकी अपनी वीकनेस है कि आप उस पर्सन को नहीं छोड़ रहे हो। ये उस ये पर्सन के बारे में नहीं है, ये आपके अंदर की अच्छा आपके वीकनेस के अंदर बारे में की है। है कि वो तुम उसको लेट गो नहीं करना चाहते। हाँ, क्योंकि आपको ट्रू। लग रहा है कि मैं कैसे, मेरा सर्वाइवल पे बात आ जाएगी। बहुत सारी फीमेल्स, मान लीजिए अगर फीमेल की बात करें, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो पति से अलग हो जाएगी, तो वो कैसे जिएगी, कैसे सही स्टार्ट बात है, करेगी अब? सही बात। तो ऐसी उसकी अपनी हो सकती है ना इनसिक्योरिटीज। ट्रू। और ये इनसिक्योरिटी से ही आता है। ऐसी कुछ और भी तरीके हैं जिसमें सामने वाला बहुत हर्टफुल होता है। जैसे रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है बट अदर पर्सन इज ट्राइंग अ डिफरेंट वेज टू हर्ट यू। स्टिल ना आप उसे छोड़ नहीं पाते हो बिकॉज आप इतना अटैच्ड हो। तो उस सेंस में क्या करना चाहिए? सामने वाले को छोड़ देना चाहिए या फिर दे शुड? देखिए ना, ट्रॉमा बॉन्डिंग एक टर्म होती है जिसमें सामने वाले एक पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, और वो पर्सन बहुत टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट ट्रेट रखता है। ठीक है। टॉक्सिक कौन पर्सन है? जो जरूरी नहीं कि आपको थप्पड़ ही मारा है या बेल्ट से मारा है। हम्म, वो पर्सन जो आपको टोंट भी मार रहा है, अच्छा। आपको बार बार किसी बात पे, ट्रिगर कर रहा है। हाँ, आपको ना कुछ ऐसा हर्टफुल बोल रहा है वो, या अपनी टोन से आपको अब्यूज कर रहा है, अपने वर्ड से अब्यूज कर रहा है, अपने एक्शन से अब्यूज कर रहा है। वो जरूरी नहीं है कि आपको कोई गंदी गाली दे रहा है या आप पर हाथ उठा रहा है। वो और भी तरीके से आपको ना हर्ट कर रहा है। आपके ठीक है। पेरेंट्स को कुछ कह रहा है, आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है कि आप काम नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं पहन सकते हो, आप ये नहीं खा सकते हो। वो अपनी मर्जी से चला रहा है। तो ये भी क्या है, अब्यूज में ही काउंट होता है। ओके। तो अगर वो पर्सन आपको चीट करके अब्यूज कर रहा है, वो पर्सन आपको रेस्ट्रिक्शंस लगाकर अब्यूज कर रहा है किसी भी तरीके से, और उसे बाद में कह रहा है ह्यूमर, ये तो मजाक था, ठीक है, वो सब अब्यूज है। अब आपको पता है कि आप घुट रहे हो अंदर अंदर उस पर्सन के साथ, आप खुश नहीं हो उस पर्सन के साथ, फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो। क्योंकि कुछ डेज ऐसे भी आते हैं जब वो आपकी खुशामद करता है या आपको कॉम्प्लीमेंट दे देता है, और आपके मन में कई बार ख्याल आता है कि इससे अलग हो जाओ। लेकिन क्योंकि आपको सोसाइटी ने, फैमिली ने क्या सिखाया है, अरे जहाँ पर प्यार होता है वहाँ थोड़ी बहुत तो नोकझोंक होती है, ऐसे तो कह ही देते हैं, प्यार भी तो करता है ना। तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना तो चाहिए? देखिए, पहले तो बात करनी चाहिए। डायरेक्ट छोड़ने का कॉन्सेप्ट एकदम से नहीं लाना चाहिए बीच में, क्योंकि अगर बात कर कर सब चीज़ें सुलझ जाती हैं और सामने वाला आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करने लगता है, वो आपके लिए रिस्पेक्टफुल हो जाता है, तो ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, सच में सामने वाले को रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी फैमिली में ऐसे ही देखा है। ट्रू। तो उसको रियलाइज़ नहीं होता कि वो भी कुछ गलत कर रहा है। उसे लगता है तो नॉर्मल है, तो फैमिलीज में होता ही है। मान लीजिए किसी एक लड़के ने अपने घर में ऐसा देखा है कि उसके फादर बड़े ही डोमिनेटिंग है, मदर को जरा जरा सी बातों पर ऊंची आवाज़ में कुछ भी सुना देते हैं, और फिर भी मदर हाँ जी करके उनके आगे पीछे घूमती रहती है। तो उस लड़के को ऐसा लगता है कि औरतों की बातें दबा देनी और उनको डांट देना, और फिर भी औरत को हाँ जी करना चाहिए। तो उसके दिमाग में ये कंडीशनिंग हुई हुई है। तो उसे रियलाइज ही नहीं हो रहा कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी कंप्लेंट करते हुए नहीं देखा। उसे लग रहा है कि शायद औरतों के साथ ये चीजें ओके हैं, औरतों को इन बातों का बुरा नहीं लगता। ऐसे ही ट्रीट कर सकते हैं। यस, ऐसा ट्रीट कर सकते हैं, ये जस्टिफाइड है, जो अभी क्योंकि आपने बोला फादर फिगर। ओके, जो मतलब बचपन से ही वो ऐसा देखते हुए आ रहा है। बिल्कुल। अभी जो आपने बोला कि कभी कभी वो अच्छे हो जाते हैं
और कभी कभी तो मतलब मैक्सिमम टाइम आपको या तो ट्रॉमा दे रहे हैं या फिर हर्ट कर रहे हैं या फिर उतना प्यार शो नहीं कर पाते, इसको मैं सिचुएशनशिप भी बोल सकता हूँ क्या? और इट्स अ न्यू टर्म फॉर इट? नहीं, ये तो सिचुएशनशिप, नैनोशिप, ये तो अलग ही टर्म हो गई हैं। अच्छा। ठीक है? तो ये जो कंडीशनिंग की हम बात कर रहे हैं, जिसमें वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, मान लीजिए एक लड़की ने भी देखा हो, उसकी मदर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रही हैं, है ना? उसने फादर को बिल्कुल दबा के रखा है और उनके फादर हैप्पीली दब के रहे हैं, तो वो भी डोमिनेटिंग हो सकती है। अच्छा, ओके। तो वो जो उसने देखा है वो उसके दिमाग में जस्टिफाइड है कि ये तो नॉर्मल है, और इसमें ना पेरेंट्स के बीच में कभी ऐसा कोई बड़ा डिस्प्यूट हुआ भी नहीं, तो उसे लगता है नॉर्मल है। अब वो कर रहा है, मान लीजिए उसे रियलाइज ही नहीं हो रहा, आपने उसे बोला कि भाई ये चीज़ ना मुझे हर्ट करती है और ऐसा नहीं होना चाहिए, सामने वाले को आपने समझाया और वो ओपन माइंड से आपके साथ बैठा, डिस्कशन कर रहा है और उसे लगा कि हाँ ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है, और उसने उस बात पर गौर किया, उसने वो जो मजाक करता था या जो रोक टोक लगाता था उसने धीरे धीरे करके कम कर दी वो, और ख़त्म हो गई वो चीज़ें। तो ठीक है, उस पर्सन को आपने रियलाइज़ किया, लेकिन अगर कह रहा है नहीं तुम गलत कह रही हो, ये तो ऐसे ही ऐसा चलेगा। तो ऐसा ही होता है, ये ये तो ऐसे ही हाँ चलेगा। तुम्हें चलेगा तो ठीक है, मेरी तो आदत ऐसी है, मैं तो नहीं बदलूंगा। अब यहाँ पर ये रेड फ्लैग है आपके लिए। अब आपको समझना है कि ये सामने वाले के साथ स्ट्रगल दिन पर दिन बढ़नी है, क्योंकि अगर किसी ने पहले ऊंची आवाज में चिल्लाकर आपको कुछ गंदे वर्ड्स बोले, कल को वो गालियां देगा, परसों को वो आप पे हाथ उठाएगा और उसके बाद वो और ज्यादा बदतमीजियों का लेवल बढ़ाता रहेगा। ट्रू ट्रू ट्रू। तो शुरुआत में ही या तो आप रिजिड बाउंड्रीज बना दीजिए कि ये मुझे नहीं चलेगा। ये चीजें अगर हैं वो जो मुझे बाउंड्री नहीं तोड़ पसंद रहा है। है ओके। तो फिर उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी एक ही लाइफ है, आप बर्बाद नहीं कर सकते उस लाइफ को किसी भी पर्सन के लिए। ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, तो मैंने अभी सिचुएशनशिप की भी बात की, ये कुछ नया है, वुड यू टेल समथिंग अबाउट देखिए, इट? ये जो आजकल जो टर्म्स चल रही है ना, ये सब चीज़, ये ना हमारे समाज को और बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जिसमें कि जैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट हो गए, कि आप ना बहुत क्लियर हो कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम पास करना है, मुझे तुम्हारे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनानी है, हमारे को कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, है ना? मुझे अगर कहीं पर भी कुछ कंपेनियन चाहिए, तो ट्रिप पर जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, शॉपिंग के लिए, वो सब चाहिए, तो बड़ी क्लैरिटी के साथ अलग अलग टर्म्स ही इसमें ना पॉपुलर हो रही हैं। लेकिन ये सारी ना हमारी रिलेशनशिप की फाउंडेशन को हिलाती जा रही हैं। आज जो हमारा यूथ, खासतौर से जो टीनेजर जेंजीज हैं, ये सब ना इन सब के चक्करों में पड़कर ख़राब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ टच को एक्सपीरियंस करेगी, वो उतने बॉडी काउंट्स अंदर स्टोर होते चले जाएंगे, और आगे आप बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल हो जाएंगे, इमोशनली भी और सेक्सुअली भी, और हर लेवल पर साइकोलॉजिकली भी। तो ये सब चीज़ें तो रिलेशनशिप के जो फाउंडेशन रूल्स हैं वो सबके बिल्कुल इसको अगेंस्ट तो है। लोग आजकल बैच लेके घूमते हैं कि कितना बॉडी काउंट है। बेसिकली जो आज जनरेशन है वो ये तो सोचती ही नहीं कि मतलब बॉडी काउंट को तो एज अ बैच लेके घूमती है, कि बताती है कि मेरा ये बॉडी काउंट है, मेरा ये बॉडी काउंट है। हाँ, तो ये गलत है ना, अभी नहीं पता चल रहा है ये बाद में पता चलेगा, जब आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने की सोचोगे ना, तब आपको पता चलेगा, शुरुआत में नहीं पता चलता। बेसिकली एवरीवन इज डूइंग अ मोल्ड इन योर ब्रेन एंड वेल हैविंग अ टच, राइट? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि आपको ना किसी टॉक्सिक इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी फंसकर ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा लिबरल माइंडसेट के हो जाओ कि आप ना एक पार्टनर जिसमें कि सब चीज़ें एक ग्रीन फ्लैग भी हैं, सब अच्छा भी है, लेकिन जस्ट आप मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, या हम तो फ्री रहना चाहते हैं उसके नाम पर, आप किसी के भी साथ टेम्परेरी रिलेशनशिप में चले जाओ, क्योंकि ये वैसे भी आपके लिए बहुत अनहेल्दी है, क्योंकि इस तरह से आप कोई बड़ी बीमारी भी कैच कर सकते हैं, और आपकी सारी वैल्यूज़ की भी धज्जियाँ उड़ जाती हैं, और आप भी बाद में बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, क्योंकि आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे जो बाद में आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट और गिल्ट देंगे। इज इट यही कारण है क्या कि पीपल चीट करते हैं इन अ रिलेशनशिप? लोगों के रिलेशनशिप में चीट करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे इमोशनल निगलेक्ट। अगर कोई भी पार्टनर आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं दे रहा है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो एक रीज़न वो भी हो सकता है। कोई किसी के साथ फिजिकली सेटिस्फाई नहीं है, वो भी हो सकता कोई है। फिजिकली सेटिस्फाइड है बट इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है। यस, सो आपके इमोशंस की नीड पूरी नहीं हो रही है, आपकी सेक्सुअल नीड्स पूरी नहीं हो रही है, या आपकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी नहीं हो रही है, ओके। इस तरह से। या कोई भी पार्टनर है, उसने देखा कि दूसरे पार्टनर ने चीट किया, तो रिवेंज लेने के लिए कि अगर इसने चीट किया है तो मैं भी चीट कर लूँ, इसलिए भी हो जाता है, कई बार रिवेंज लेने के लिए भी हो जाता है, उसकी नीड नहीं थी। या किसी का ये है कि सर्कल ही ऐसा है, जैसे मेरे एक क्लाइंट थे,
तो वो सिर्फ इसीलिए चीटिंग में इन्वॉल्व हो गए थे क्योंकि उनके जो दोस्तों का सर्कल था अच्छा, वो उसमें भी। सब नॉर्मल था। ओके। उनको बल्कि बोलते थे अरे यार तेरी कोई नहीं है, कैसा आदमी है तू, घर पे बस इसीलिए मैंने बीवी बोला से। कि आजकल बैज हो गया है ये, कि हाँ चीट करना या फिर ज़्यादा बॉडी काउंट होना या फिर आप ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में आ रहे हो, वो एक काइंड ऑफ बैज ऑफ ऑनर हो गया है। बिल्कुल। तो उन्होंने ना, उनके दोस्तों ने कहा कि अरे यार तू कैसा आदमी, तू रोज रोज बीवी से उब नहीं जाता, अच्छा, बाहर भी तो वैसे कुछ बार होना बार। चाहिए, फन होना चाहिए। इस चक्कर में दोस्तों ने उनको इंट्रोड्यूस करा दिया। और ओके। फिर तो ये दलदल ऐसी है ना कि इसमें एक बार फंस जाता है इंसान तो फिर फंसता ही चला जाता है। ट्रू ट्रू और ट्रू। इस चक्कर में उन्होंने 2-4 रैंडम अफेयर्स इस तरीके के हो गए कि कहीं बिजनेस ट्रिप पे जाना तो सेक्सुअल रिलेशनशिप और ये सब चीज़ें। तो कई बार उसमें भी आपका कोई इरादा नहीं था चीटिंग का, लेकिन आपका सर्कल इतना खराब है ट्रू और ट्रू। आपने भी उस टाइम पर अपनी बुद्धि नहीं लगाई और आप ना उन चीज़ों को कि हाँ कूल दिखने के चक्कर में आपने भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो ऐसे भी चीटिंग के केसेस सामने आ जाते हैं। अब जब उनकी वाइफ को पता चला, उनकी घर पूरा बिगड़ना, क्योंकि वाइफ ने बोला तो डाइवोर्स ही है, इसके लिए कोई भी माफ़ी नहीं है। हाँ, चीट के ये लिए कोई कोई एक्सक्यूज़ नहीं माफ़ी है कि होनी भी दोस्तों ने नहीं चाहिए। इंट्रोड्यूस किया था, कुछ नहीं। क्यों दोस्त कल को कुछ भी कहेंगे कि तुम्हारी बीवी के साथ मुझे वन नाइट स्पेंड करनी है, तुम अलाउ करोगे क्या? बुद्धि तो इस्तेमाल करोगे ना। ट्रू। तो दोस्तों के कहने पे ऐसा नहीं हो सकता। तो अब वो डिप्रेशन में चले गए। फिर वो मेरे पास इलाज कराने आए और उन्होंने ओके। बताया कि ऐसे ऐसे कि मैडम मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरे सारे दोस्तों ने मुझे ज़बरदस्ती धक्का दे दिया इस उसमें। तो चीटिंग के सबके अलग अलग रीजंस होते हैं, लेकिन बट फीमेल्स इट्स के स्टिल इट्स मेनली नॉट। जो रीज़न है, फीमेल्स का इमोशनल निगलेक्ट। अगर उनको उनके पार्टनर से इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है तो फीमेल्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चली जाती हैं। ओके। और मेल्स के लिए तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन दूसरे का, सेक्सुअल नीड्स उनकी। कई बार वाइफ बहुत अच्छी होती है, सुंदर भी होती है और अच्छी खासी फुलफिलमेंट हो रहा होता है हर तरीके से, केयरिंग भी है, लविंग भी है, सब रिलेशनशिप में भी ठीक है, लेकिन फिर भी मेल्स जो है ना, क्या कहते हैं, कई बार किसी दूसरी फीमेल से अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से भी अफेयर में चले जाते और हैं। ये अट्रैक्शन ज़्यादा तब हो सकता है जब उनका पास्ट में ज़्यादा मतलब पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स हुए हों। इज़ द चीट मोर यू नो प्रिवेलेंट बोल सकता हूँ मैं, जिनके पास्ट में ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स या फिर वैसे बिल्कुल। देखिए, जो पॉसिबल है? हर एक्सपीरियंस ना हमारा माइंड एंड बॉडी नोट करते हैं। तो अगर मैरिज से पहले भी मैं किसी के, रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ बेसिकली, हाँ टू पीपल ऑन हाँ, रिलेशनशिप। नहीं हम रिलेशनशिप में बात कर रहे हैं, ओके। बिफोर मैरिज भी और फिर आफ्टर मैरिज मैरिज के, ठीक आफ्टर है। मैरिज के बारे में भी। तो अगर बिफोर मैरिज किसी पर्सन के मल्टीपल अफेयर्स रहे हों तो उसके बाद में भी ऐसे ही रहेंगे, अच्छा। बाद में भी ऐसे ही रहेंगे। वो पता ना चले वो एक अलग बात है, लेकिन रहेंगे उसके बाद में भी। ओके। और अगर किसी के नहीं रहे हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा सेटबैक लगे, उसे घर से बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं मिली, फॉर एग्जांपल किसी आदमी की वाइफ है, कंपेयर ही करती रहती है, कभी अपने रिश्तेदारों से, कभी किसी से, या वो जितना कमा रहा है उसे अब्यूज कर रही है उस पर, तुम ये नहीं करते हो, हमारे शौक पूरे नहीं हो रहे, ये नहीं, वो परेशान है, मतलब किसी भी तौर पे वो मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे परेशान हो गया। अब उसे अगर कहीं से भी थोड़ा प्यार और केयर मिलेगा, सुकून अच्छा, मिलेगा, ओके। तो वो उस सुकून की तलाश में दूसरे इंसान की तरफ खिंचता चला जाएगा। और फिर जब वो उस तरफ खिंचता चला जाएगा, एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाएगी, तो फिर उसमें सेक्स भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी भी केवल सेक्स की चाहत में ही दूसरे रिलेशनशिप में जा रहा है। मान लीजिए उसको उसकी वाइफ टाइम नहीं दे रही है या समझ नहीं रही है उसको, उसके सामने वो फ्री फील नहीं करता, वो जरा जरा सी बातों पर अटैक कर देती है उस पर, और सामने वाला उस पर वो अटैक नहीं कर रहा है। तो हम सबको ना हमारी इमोशनल नीड कहीं से पूरी हो रही होती है। व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, इमोशनल नीड और फिजिकल नीड? इमोशनल नीड, फिजिकल नीड अगर एक बार को पूरी ना हो तो इंसान आराम से रह लेता है, लेकिन इमोशनल नीड अगर पूरी ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इमोशनल नीड बहुत मस्ट ऑफ द बहुत जो बहुत केसेस हैं, इंपॉर्टेंट है। चाहे मैं डाइवोर्स के बोलूँ या फिर रिलेशनशिप्स टूटना हो, उसमें इमोशनल नीड ही फुलफिल नहीं होना एक सबसे मेजर कारण होता है। इमोशनली ड्रेन हो जाता है। मेरे पास इतने सारे केसेस आते हैं। तो फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स की सबसे बड़ी कंप्लेंट ये रहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता, मेरी बातें सुनता नहीं है, मेरी इमोशनल नीड नहीं पूरी हो पा रही है उससे। ओके। वो आता है इतना थका हुआ रहता है और उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी ख़राब है। कोई नहीं, मेरे लिए फिजिकल रिलेशन इतने मायने नहीं रखते हैं, अगर वो मुझसे आराम से बात भी कर ले, मुझे थोड़ा टाइम भी दे, मुझे नोटिस भी करे, लेकिन वो पार्टनर कर ही नहीं रहा है, तो वो इमोशनल नीड पूरी नहीं हो रही है, तो फिर वो इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं। कोई चाहिए बात करने वाला, सुनने वाला, समझने वाला। और जो मेल्स के जितने केसेस आते हैं, सो उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं कि वाइफ घर में बहुत ही अच्छी है, केयरिंग भी है, सब कुछ ऐसा है, अच्छा है, लेकिन फिर भी उनको कोई और बेटर फीमेल जो थोड़ा सा फ्रैंक और हंसने बोलने वाली वो मिल गई,
तो उन्हें वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, इसलिए भी वो रिलेशनशिप में चले जाते हैं। और कई बार फीमेल जो है ना घर फैमिली में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि उनको वो टाइम ही नहीं दे पा रही है, और वो घर की झल्लाहट, सास से प्रॉब्लम है, नंद से प्रॉब्लम है, वो सब हस्बैंड के ऊपर अटैक करती रहती है। तुम्हारी माँ ने यूँ किया, तुम्हारी बहन ने ये किया, वो किया। वो इतना ब्लेम और शेम करा देती है उसको कि वो आदमी का मन भर जाता है उस औरत से। वो लगता है कि इससे बात करूंगा तो ये तो फिर कलेश करेगी, कभी मेरी माँ को कहेगी, कभी मेरी बहन को कुछ कहेगी, तो वो बचने लग जाता है। फिर वो जल्दी सो रहा है, फिर वो बात ओके, नहीं सुन ये रहा, बचने के क्योंकि वो तरीके बात हो गए। सुनेगा तो वो कुछ ना कुछ जलीगटी बात कह देगी उसमें। तो वो हम्म, धीरे धीरे इमोशनल डिस्टेंसिंग हो गई, फिर वो सेक्सुअल डिस्टेंसिंग भी हो गई। अब हम्म, ऐसे में उसे कहीं पर शोल्डर मिल गया कोई, तो भाई शोल्डर पे तो रेस्ट सब कर ही लेंगे फिर। ट्रू ट्रू तो ट्रू। इस तरह से सबकी मतलब फैमिली में अलग अलग रीजन हो सकते हैं। सो इज इट अ मतलब यही कारण है कि मैरिज आजकल फेल हो रही है नाउअडेज? मैरिज के फेल होने के अब जो कारण है उसमें ना, एक कारण ये भी है कि आजकल फीमेल्स काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गई हैं, अच्छा। और फीमेल्स इंडिपेंडेंट हो गई हैं तो अब फीमेल्स की भी अपनी वॉइस लाउड हो गई है, हम्म, क्योंकि उन्हें सर्वाइवल नीड के लिए अब मेल पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली फीमेल्स आज जो इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं। हम्म, डाइवोर्स भी आपको उन्हीं फैमिलीज़ में ज़्यादा केसेस दिखाई देंगे जहाँ पर फीमेल्स इंडिपेंडेंट है, या फिर फीमेल पे बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ हो रहा है, अब उसे अच्छा, बिल्कुल अब्यूज हो रहा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है। तो अब फीमेल्स की भी ना वॉइस स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि वो कमाने लगी हैं। हम्म, तो आज की तारीख में किसी औरत को आदमी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली औरतों को आदमी की ज़रूरत इसलिए होती थी क्योंकि उनका सर्वाइवल डिपेंड होता था आदमी पर। आदमी बाहर जाता था, कमा कर लाता था, तो उसका रोटी कपड़ा मकान की जो ज़रूरतें होती हम्म, थी, बेसिक नीड्स ना, हाँ। सो वो ना आदमी से पूरी होती थी। अब वो चीज लेकिन आज वो अपने लिए घर भी खरीद सकती है, अपने लिए कपड़े भी खरीद सकती है, अपने लिए खाना भी खरीद सकती है, वो सब कुछ खरीद सकती है आज तो अपने मतलब ये लिए। तो ऐसा हुआ कि अगर मुझे अच्छी मैरिज करनी है अगर किसी को, तो इंडिपेंडेंट वुमेन से शादी मत करो। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत सोच है। मैं समझाती हूँ अभी आपको। ओके, तो ये फीमेल की ना ये नीड खत्म हो गई। ठीक है, अब अब खत्म क्या हो है, गई। उसे की चाहिए लव के साथ रिस्पेक्ट। ओके। उसकी इमोशनल नीड पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो दूसरे इंसान से ही होगी ना पूरी। ट्रू, हाँ। अब जो फीमेल खुद को बहुत रिस्पेक्ट करती होगी, खुद को प्यार करती हम्म, होगी, वो बहुत फुलफिल्ड अंदर से फील करेगी। वो सामने वाले से कभी भी कुछ ना ऐसा ऐसा डिमांडिंग पे एक्सपेक्ट नहीं नहीं आएगी, करेगी कि हाँ। जो पूरा नहीं किया जा सकता। ओके, कोई फीमेल ऐसी होगी जो कमाने लगी है लेकिन अभी भी उसमें सेल्फ लव की कमी होगी, तो वो वो अपनी ज्यादा उतनी डिमांड रिस्पेक्ट नहीं करना करेगी, शुरू वो करेगी। बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जो अधूरापन है वो उसे दूसरे से पूरा करना है। ओके ओके ओके। अब फीमेल्स की जो है ना, वो इमोशनल नीड बहुत स्ट्रांग हो गई है कि सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट से ट्रीट करे, क्योंकि मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं भी कमाती हूँ, मैं भी बाहर जाती हूँ, काम करती हूँ। तो अब ये नहीं कि मैं बाहर से आऊँगी तो मैं ही किचन में काम करूँगी पूरा, ट्रू ट्रू मुझे भी ट्रू। सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर तुम बाहर कमाने जाते हो तो मैं भी तो जाती हूँ। तो अब ना उसे एक साथी चाहिए, उसे पति नहीं चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए। अब उसे एक दोस्त चाहिए पति के रूप में, दोस्त चाहिए। कि अगर हम दोनों ही जा रहे हैं तो फिर दोनों ही हम हर तरीके से बच्चे की भी परवरिश में, घर के भी कामों में शेयरिंग करेंगे, सब चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि तुम थके हुए हो, तुमने आया और ये फैला दिया और मैं ही अब संगवारी हूँ, या तुम्हारे हाथ पैर में दर्द हो सकता है, मेरे भी हो सकता है। मुझे भी बराबर का प्यार, सपोर्ट, ट्रू रिस्पेक्ट ट्रू। चाहिए, तब वो रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन अगर लड़के के दिमाग में आज भी ये है कि मेरी बीवी कितना भी इंडिपेंडेंट है, चाहे वो हज़ारों से लेके लाखों तक कुछ भी कमा रही है, लेकिन उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को भी टेक केयर करना, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर को भी मैनेज करना, और तो मुझे फिर भी वो गलत वो है। ऐसे संभाले कि दूसरा तीसरा बच्चा मैं ही हूँ, तो हम्म, वो सब चीज़ें नहीं चलेंगी आज। तो वहाँ पर फीमेल्स की ना वॉइस आ गई है, अब वो उसको वोकल हो जाती हैं, बोल देती हैं। तो ट्रू। वहाँ पर आदमी की मान लीजिए ईगो हर्ट हो गई है, दोनों में क्लैश हो गया है, वो सिर्फ अपना पॉइंट कह रही है, लेकिन वो उसको लग रहा है इसकी ज़बान चल रही है बहुत ज़्यादा, वो ये बदतमीज समझ हो नहीं रही पा है। रहा, बदतमीज़ी हो गई। तो ट्रू। वहाँ पर ना फिर झगड़ा होने लगता है और फिर वो बर्दाश्त नहीं होता। तो एक ये भी रीज़न है। अगर कोई पार्टनर अब्यूसिव है, मतलब वो दबा कर रखना चाह रहा है बहुत ज़्यादा, या अफेयर चल रहे हैं उसके, या उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रही है, टॉर्चर कर रही है, और वो कोई स्टैंड नहीं ले रहा है ओके। किसी भी तरीके से, फीमेल को बहुत डिस्कम्फर्ट है, या मेल को भी हो सकता है ना। फीमेल भी बहुत सारी डोमिनेटिंग होती है। जैसे मेरे पास एक केस आया था जिसमें फीमेल एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग थी। वो अगर लड़का अपने फैमिली के लिए, मतलब अगर 200 रुपए के फल भी ले जाता था तो उसको इतना गंदा गंदा सुनाती थी, उसको बहुत ही ज़्यादा। क्या 200 रुपए के मामूली से फल अपने माँ बाप के लिए लेके नहीं जा सकता क्या? वो उसने पैदा किया है, पाला पोसा है। और बड़ी मदद करने की तो छोड़ ही दो, मतलब एक छोटे मोटी इस तरीके की भी कोई 200-400 रुपए का सामान भी लेकर जाता था तो बहुत ज़्यादा सुनाती थी। वो चाहती थी कि माँ बाप की शक्ल ही मत देखो, भाई बहनों से बिल्कुल नाता तोड़ दो, और मेरे जो घर वाले हैं, मायके वाले, उनसे बहुत अच्छा बॉन्ड रखो। ये मैंने देखा है, बहुत सारे केसेस में देखा है कि जो लड़कियां हैं वो लड़के के पेरेंट्स लोगों को
थोड़ा सा नेग्लेक्ट करने के रास्ते पे ले जाती हैं, तो इस वाले उसमें भी केस टूट जाता है, में उसमें बिल्कुल भी इस टूटता है। केस में क्या हुआ कि वो लड़का इतना सफोकेटेड हो ट्रू। गया हाँ। कि कैसे वो अपने माँ बाप से संबंध तोड़ दे। क्या मामूली सी मदद भी नहीं कर सकता क्या? ट्रू कल ट्रू। को बड़ी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात आएगी तो उस लड़की के अकॉर्डिंग तो ये था कि माँ बाप को तुम मरने के लिए छोड़ दो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं करोगे उनके लिए, ना तुम जाओगे ना तुम पैसों से करोगे। ओके तो ये डाइवोर्स का कारण बन गया। ओके। तो तो ये मुझे तो गलत है ना। ये तो गलत है बहुत। मुझे इमोशनल फैक्टर तो समझ में आ गया। फिजिकली इंटीमेसी कितना बड़ा रोल प्ले करता है कि एक गुड रिलेशनशिप में और एक मैरिज में? देखिए फिजिकल इंटीमेसी ना और सेक्सुअल इंटीमेसी में बहुत थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके। जैसे अगर आप किचन में भी साथ में काम कर रहे हो, हम्म, ठीक है, तो एक सॉफ्ट गेजिंग ना आपका फिजिकल हम्म, इंटीमेसी है। ओके ठीक है। और उसमें इमोशनल इंटीमेसी भी साथ के साथ हो रही है क्योंकि आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हम्म, हो। जितनी आपकी ये डे टू डे एक्टिविटीज में, छोटी छोटी चीज़ों में, लव जेस्चर्स में, जैसे आपने ओके। किसी का हैंड होल्ड कर लिया, हम्म, रैंडम स्वीट किसेस आपके हो गए, या कभी आपने हग कर लिया, ये सब चीज़ें ना आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। और कुछ लोगों में सेक्सुअल इंटीमेसी कम होता है और बाकी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अगर मान लो थोड़ा इमोशनल फैक्टर हो गया या फिर जो हम स्मॉल स्मॉल गेस्चर्स की बात की वो होता है, तो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कभी कभी। आई एम आस्किंग कि वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है। इमोशंस हमने समझ लिया, अब ये फिजिकल जो इंटीमेसी वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक रिलेशनशिप को आपका सही चलाने फिजिकल में? इंटीमेसी से मतलब सेक्सुअल इंटीमेसी या से है ना? ठीक है। तो आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी उतनी ही अच्छी होगी जितना आपकी इमोशनल इंटीमेसी अच्छी होगी। अगर मैं फीमेल के बारे में बात करूं तो ओके। फीमेल बेड में उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगी अगर आपने दिन भर उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। मान लीजिए किसी लड़के ने दिन में तो अपनी फीमेल को अटेंशन दी नहीं, हम्म, उसने उसे कभी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, नोटिस नहीं किया, हम्म, उसकी कोई मदद नहीं की, हम्म, दिन भर तो वो अननोटिस्ड है। अब वो अच्छा। चाह रहा है कि मैं बेड में लाऊं, कुछ फोर प्ले, कुछ ऐसी एक्टिविटी करूं कि मैं हम्म, उसको हाई कर दूं और एक अच्छा सेक्स हम करें। हम्म, वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि फीमेल्स के लिए सेक्सुअल इंटीमेसी से पहले हम्म, इमोशनल इंटीमेसी आती है। ओके। वो दिन भर में छोटी छोटी सी बातों से वो अपना माइंड मेकअप कर पाती हैं, और ऐसा हम्म, मानिए कि वो दिन भर की एक्टिविटीज ही उनका एक फोर प्ले चल रहा है, जिससे हम्म, कि वो धीरे धीरे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। वो इतना इमोशनली फुलफिल्ड फील कर रही हैं कि जब आपके साथ वो खास पल उनको जीने होंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं कुछ करना पड़ेगा। ही नहीं वो पड़ेगा। ऑलरेडी उसकी बॉडी, उसकी अंतरात्मा तक तैयार है, हम्म, और फिर आप लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बनेगा और आप दोनों बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे, फुलफिलिंग होगा। लेकिन अगर आपने दिन में अपनी फीमेल को अच्छे से ट्रीट किया नहीं है हम्म, और आप कितना भी अच्छा सेक्स करने वाले हों, हम्म, लेकिन उसको आप इमोशनली ड्रेन्ड ही छोड़ दोगे, उसे कुछ ओके। भी फील नहीं होगा, उसको ऑर्गाज्म फील ही नहीं हो सकता। ट्रू। ऐसे ही सेम अगर कोई भी फीमेल अपने मेल के हस्बैंड लिए को ओके। किसी भी तरीके से कंपेयर कर रही है, मान लीजिए कभी आदमी है बहुत थका हुआ था, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, वो उस चीज़ के लिए उसको शर्मिंदा कर रही है, तो वो अगली बार फिर डरेगा, उसके अंदर एक एंग्जाइटी हो जाएगी। ट्रू। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। एक मेरे पास केस थे, उन्होंने बोला कि मैं एक दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड था, बहुत स्ट्रेस में था, मेरे बिजनेस में स्ट्रेस चला था, तो हम लोगों ने ट्राई किया तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा उस टाइम हार्श वर्ड बोल दिए, तो उसके बाद से मुझे डर लगने लगा। नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हुए भी डर लगने लगा कि अगर आज भी मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो ये मुझे फिर से वो फिर बोलेगी, से वही। और कहीं ऐसा ना हो कि ये बेडरूम की बातें बाहर आउट हो जाए, फैमिली के सामने आ जाए। तो उस डर की वजह से उनको सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो गई, ओके। और उस एंग्जाइटी की वजह से उनको इरेक्शन आने में प्रॉब्लम होने गई, या इरेक्शन कभी आता था तो बहुत ही जल्दी इजैकुलेट कर जाते थे, प्री मेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम हो गई। ओके। तो इस तरह से फीमेल्स की गलती की वजह से भी मेल्स को इस तरीके की एंग्जाइटी हो सकती है, और फिर वो उनका इमोशनल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सेक्सुअल डिस्टेंसिंग सब हो जाती है। ये आपका पॉइंट बहुत ही अच्छा था जो आपने एक्सप्लेन किया कि आप दिन भर वो अटेंशन नहीं दे रहे हो, वो लव नहीं कैटर कर रहे हो, बट एट द एंड आप चाहते हो कि आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी हो, वो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। आप दिन भर कपल एक दूसरे से किस तरीके से बात करते हैं, ट्रू कैसे ट्रू ट्रीट ट्रू। करते हैं, उस पर ही डिपेंड करता है कि आपकी सेक्सुअल रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग होगी, क्योंकि आप एक मस्ट दूसरे के साथ कितना ट्रू। कंफर्टेबल होंगे। क्योंकि लोग का जो मेन एक कंसर्न होता है या फिर क्या बोलते हैं शिकायत होती है कि सेक्सुअल कॉम्पैटिबिलिटी को भी लोग बहुत ऊपर रखते हैं कि आई एम नॉट कॉम्पैटिबल। मे बी इट्स ड्यू टू सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस, बोल सकता हूँ मैं, अनरियलिस्टिक सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस। देखिए मेरे पास ना बहुत सारे केसेस आते हैं, मैं उनके एग्जांपल से आपको ठीक है। समझाती हूँ। ओके। जैसे ना मान लीजिए किसी मेल ने पॉर्न कोई क्लिप देख ली है, अब उसमें जो पॉर्न स्टार है वो बहुत कुछ ऐसे एक्ट कर रही है जो आपकी वाइफ नहीं करेगी ठीक है। या गर्लफ्रेंड नहीं करेगी, ओके। ठीक है, तो वो बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन आप उससे डिमांड कर रहे हैं, आप उसे फोर्स कर रहे हैं।
कि तुम भी वही सब चीज़ें करो जो मैंने उस पॉर्न क्लिप में देखी थी। अब उसको ओके नहीं है, लेकिन आप उसे कभी प्यार के नाम पर और कभी वैसे अच्छा। हक के नाम पर डोमिनेट कर रहे हो कि अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, और वो उसको ओके नहीं है। तो वहाँ पर सामने वाला पर्सन आपके साथ खुश हो ही नहीं सकता उस मोमेंट में, क्योंकि आप उससे कुछ ऐसा करा रहे हो जो उसे पसंद नहीं आ रहा है, जिससे उसे तकलीफ हो रही है। तो वहाँ पर आपकी बॉन्डिंग खराब होनी ही होनी है। आप थोड़े टाइम के लिए डोमिनेट करके कुछ करवा सकते हो किसी से, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो पर्सन बचेगा आपसे, और उस टाइम पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन मैकेनिकली कुछ कर रहा है आपके लिए। ट्रू ट्रू। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। एक रीज़न ये भी है कि भाई किसी एक पार्टनर में बहुत सेक्सुअल डिज़ायर है और सामने वाला पार्टनर आज अनफिट है। मान लीजिए उसकी तबीयत ही ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है ना, थकान है, कुछ भी आज बहुत एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और वो तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाला पार्टनर प्यार से हक जता के उसे तैयार करा है ज़बरदस्ती। अब एक पार्टनर फिट ही नहीं है उस रिलेशनशिप को परफॉर्म करने के लिए, तो वो उस टाइम पर फुलफिलिंग होगा ही नहीं। सामने वाला पार्टनर कहेगा कि भैया ठीक है, मैं तो, मेरी बॉडी अवेलेबल है तुम्हारे लिए, लेकिन मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँ आज। तो आप जब तक सेक्स में दोनों पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सेक्स अच्छा हो ही नहीं सकता। दोनों का इक्वली पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। बट यहाँ पर ना फीमेल्स के साथ कई बार ना शेम इन्वॉल्व होती है कि अगर हमने खुलकर कहा कि हमें बॉडी के इस पार्ट पर स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है या ये पोजीशन पसंद है, तो हस्बैंड कहीं ऐसा ना सोच ले कि अरे इसको इतनी नॉलेज कैसी है इस बात की, है ना। और कई बार इस तरीके से, हाँ, इस तरीके से ना थोड़ा सा शेम इन्वॉल्व होती है उसमें कि मैं कैसे कह सकती हूँ। तो फीमेल्स खुलकर कह ही नहीं पाती अपने पार्टनर से कि उन्हें कैसा अच्छा लग रहा है। मेल्स तो कह देते हैं ये करो मेरे साथ, लेकिन फीमेल्स नहीं कह पाती हैं। और यस, और अगर खास तौर से अगर लड़का उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, उनकी बॉडी को लेकर इनसिक्योर फील कराता है कि तुम्हारे यहाँ से स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, तुम्हारे यहाँ से टायर बन गया है, कुछ भी ऐसा है, तो वो भी फिर जो है ना, क्योंकि सेक्स के टाइम पर आपको अनरेस्ट होना होता है, तो उनकी इनसिक्योरिटी आ जाती है कि वो बॉडी को लेकर इनसिक्योर हो जाती है। तो कुछ भी इस तरीके का अगर स्ट्रेस रहेगा आपके लाइफ में, आप सेक्सुअली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर एक भी पार्टनर थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ रहा है तो वो फुलफिलिंग होगा ही नहीं। और मोस्टली इंडिया में तो फीमेल्स को ये पता होता है कि सेक्स का मतलब है अपने हस्बैंड को, अपने या पार्टनर, मेल पार्टनर को सेटिस्फाई करना। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये इक्वल राइट है, कि ये दोनों का राइट है और दोनों आप अच्छी तरह से एक्सप्रेसिव हो सकते हो, और आप दोनों ही जेन्युइनली जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट करके ही एक अच्छी फुलफिलिंग एंजॉयमेंट फील कर सकते हो। कुछ लोग बट अवॉइड करते हैं बिफोर मैरिज सेक्स, क्या रीजंस होता है? बिफोर मैरिज सेक्स, फियर? देखिए बिफोर मैरिज सेक्स तो होना नहीं चाहिए, ओके, कायदे में तो होना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि आपका जो भी एक्सपीरियंस आपका है, तो एक्सपीरियंसेस आपके ना बॉडी याद कर लेती है। ठीक है, कुछ भी जो वर्बल चीज़ें होती हैं वो तो दिमाग से कुछ टाइम के बाद निकल सकती हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी ने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया वो तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। तो शादी से पहले सेक्स अगर आपका हो गया तो शादी का चार्म खत्म हो जाता है। ओके, मतलब शादी का अगर आपको चार्म चाहिए, ठीक है ना, तो आपको फिर वेट करना चाहिए, आपको शादी के बाद ही सेक्स करना चाहिए। तो ये भी एक रीजन है फेल्ड मैरिजेस का, मे बी। आप एक बार बताइए, अगर आपने शादी से पहले सब कुछ कर लिया, शादी का क्या चार्म बचा आपका? आप आज लिव इन में रहते हैं, लोग सब कुछ कर ही लेते हैं पहले, है ना। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट हो गई इसलिए अब शादी कर रहे हैं। मतलब शादी का फिर क्या पॉइंट बचा? एक फॉर्मेलिटी रह गई। जो शुरू से एक शादी का ग्रेस रहा, एक चार्म रहा है, एक उसमें हम देखते हैं कि कुछ डिवाइन हो रहा है, तो वो सब चार्म तो आपने खत्म कर दिया ना। तो मेरे हिसाब से तो हाँ, हो सकता है ये कुछ लोगों को, सुनने वालों को ओल्ड स्कूल थॉट लगे, बट मेरे पर्सनल थॉट्स ये हैं कि आपका चार्म आपको मेंटेन रखना चाहिए। जो ग्रेस, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो ना, जिसमें हमेशा से शादी को एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता, पवित्र बंधन माना जाता है, तो आपको वेट करना चाहिए। ओके, आप थोड़ा बहुत यू नो लाइक इमोशनल इंटीमेसी में सॉफ्ट हगिंग, किसिंग आप ये कर सकते हो, लेकिन आपको पूरा एक यू नो लाइक सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए आपको रुकना चाहिए, और उसे बहुत ब्यूटीफुली आपको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना चाहिए। अभी हमने अराउंड 30 to 40 मिनट रिलेशनशिप्स के बारे में बात की। मुझे लगता है कि इसके बाद हमें समझ में आने लग गया कि क्यों रिलेशनशिप्स फेल हो रही हैं, क्यों मैरिजेस फेल हो रही हैं। व्हाट इज़ द वन थिंग दैट वुमेन डिमांड, दैट इज़ द इमोशनल इंटीमेसी, वो बहुत ज़्यादा उनके लिए अब इम्पोर्टेंट हो जा रही है। साथ ही साथ सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस, और इन्हें भी कैसे एक बैलेंस वे में हमें लाइफ में आगे ले जाना है अपने पार्टनर के साथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत रिलेशनशिप
के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है पेरेंट्स और चिल्ड्रन। जब लोग दूर होते हैं, लाइक या तो पढ़ाई से या तो फिर जॉब करते हुए, तो सबसे मेन इशू जो वो फेस करते हैं वो है कनेक्टिविटी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इसे कैसे ठीक किया जाए? देखिए, जितना खूबसूरत रिश्ता एक पति पत्नी का होता है, हम्म, उससे भी ज़्यादा एक डिवाइन रिश्ता ऐसे होता है ना कि माँ और ट्रू। बच्चे का या पिता और बच्चे का होता है। दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट फिगर हैं हम्म, बच्चे के लिए। सो अभी हम बात कर चुके हैं इस बारे में कि माँ बाप ने बच्चे को कैसा माहौल दिया है, शुरुआत में ठीक है। उसको कैसे एक्सपीरियंस दिए हैं, उससे वो बच्चा आपके मतलब एक माइंडसेट लेकर बड़ा हो रहा है। अगर वो बच्चा इस एक्सपीरियंस के साथ बड़ा हुआ है कि फैमिली को प्रायोरिटी दी जाती है, फैमिली के लिए आप सुख और दुख दोनों में अवेलेबल होते हैं, आफ्टर ऑल आपकी फैमिली प्रायोरिटी है, तो बच्चा आपके पास रहेगा, बच्चा आपसे दूर रहेगा, कहीं पर भी रहेगा, फैमिली उसके लिए हमेशा Okay. प्रायोरिटी रहेगी। वो अगर बच्चा कहीं पढ़ने के लिए भी बाहर गया हुआ है, उसकी लाइफ में 50 दोस्त भी बन गए हैं, कोई गर्लफ्रेंड भी आ गई, कुछ भी आ गया, लेकिन वो फैमिली को प्रायोरिटी देगा तो देगा, उसके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन अगर उसने ऐसा देखा है कि मेरे फादर या मदर कोई भी अनअवेलेबल थे, कि फैमिली में कुछ हो रहा है लेकिन पापा तो गए हुए हैं, टूर पे तो गए हुए हैं, कोई अच्छा। कोई बात ही नहीं है उसमें, क्या है कि और बाकी लोग जितने घर हैं वो मिसिंग है, तब भी काम चल जाएगा। तो उसको लगेगा मैं भी मिसिंग होगा तो काम चल जाएगा, एक आधे इंपॉर्टेंट लोग मिसिंग होते हैं तो काम चल ही जाता है। तो उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, मिसिंग होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, जो काम है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दो। तो आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस क्या हैं इनिशियली, आपके शुरुआती सालों के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट स्टिल जब आप दूर होते हो पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा और बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए दूर होते हो, तो वो एक ना कनेक्शन थोड़ा थोड़ा आप मिस करना शुरू होते हो। वो कनेक्टिविटी जो एक पार्ट प्ले करती है, बिकॉज आप अपने लाइफ में इतना बिजी हो गए होते हो, चाहे जॉब हो चाहे अपना कोई रिलेशनशिप हो, फिर इसके बाद लास्ट में आप उस फैक्टर को थोड़ा मिस आउट फील करते हो। ये ना बहुत बड़ा झूठ है कि आप ना अपनी अपनी लाइफ में ऐसे बिजी हो जाते हो, ऐसी मजबूरी हो जाती है। ऐसी कोई मजबूरी नहीं हो जाती है और ऐसी कोई बिजीनेस नहीं होती है। जिसको टाइम देना होता है, जिसके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो करता ही है, नो मैटर वो कितना भी बिजी हो। नो मैटर आपके लिए अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो वो इम्पोर्टेंट है ही। आपने ऐसे बहुत सारी क्लिप्स देखी होंगी कि विराट कोहली के कोई भी हैप्पी मोमेंट आया, वो वहीं से तुरंत अनुष्का को कॉल करता है, वीडियो कॉल भी कर रहा है, उसको अगर सेलिब्रेट कर रहा है तो सबसे पहले जाकर वो अनुष्का को ही हक कर रहा है, अनुष्का कोई वो मोमेंट ना एक सबसे पहले बधाई दे रहा है। आपने ऐसी बहुत सारी क्लिप्स देखी होंगी, इनके वायरल हुई भी है, ठीक है ना। परेशान तो करके नो रखा है। मैटर आप कितने भी बड़े इंसान हो, कितने भी बिजी हो, अगर आपको किसी को भी प्रायोरिटी देनी है, यहाँ पर तो एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि वो उसकी वाइफ है, अगर आपके पेरेंट्स भी आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, नो मैटर आप कहाँ पर भी हो, कुछ भी हो, आप ना अगर फ्लाइट की रेंज में हो, आप किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्ट लेकर आप आओगे वहाँ पर, आप छुट्टी ले लोगे, कुछ भी आप करोगे, आप अगर आपके लिए कुछ वो पर्सन इम्पोर्टेंट है तो तो फिर आप आपके आओगे, लिए दुख हो time- या सुख हो, दोनों में पार्टिसिपेट करने के लिए आओगे आप। अब ना ये ना हम कहते हैं कि नहीं मजबूरी थी, ये काम था, ये था, वो था, सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन फिर भी लोग रिश्ते निभाते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। तो हमारी ना लाइफ में ना वैल्यूज़ होती हैं, तो हमारी वैल्यू हायरार्की में अगर रिलेशनशिप, लव, नीड्स नीचे आती हैं और हमारा करियर ग्रोथ ऊपर आता है, तो ऐसा इंसान हमेशा करियर को, अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी देगा और वो लव रिलेशनशिप को नीचे कर देगा। लेकिन अगर आपकी हिरार्की में जो आपकी जो नीड्स हैं उसमें टॉप 3 नीड्स में आपके लव रिलेशनशिप भी आते हैं, तो आप कितने भी बड़े बिजी क्यों ना हो, आप ज़रूर पहुंचोगे वहाँ पर, हो ही नहीं सकता। तो ये ना केवल और केवल प्रायोरिटी के बारे में है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इस पूरे सेशन में मुझे ये भी समझ में आया कि अभी जो आपने प्रायोरिटी लास्ट में बोला, बट अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी करनी है तो वो प्रायोरिटी बेस्ड ही हो गई। आपको रिलेशनशिप अच्छा रखना है, अगर आपका रिलेशनशिप नीचे आता है, कैरियर ऊपर आता है, तो आप शायद उसको अच्छा रख भी नहीं पाओगे, मेरे को ऐसा लगता है। अगर सामने वाले सेकंड पर्सन का रिलेशनशिप और जो ह्यूमन जो पार्टनर वाला पार्ट है वो अगर ऊपर आता है प्रायोरिटी में, तो ये थोड़ा मिसमैच हो जाएगा। देखिए, अगर हम कपल के रेफरेंस में बात करें तो हर कपल की अपनी ना एक प्रायोरिटी का सीक्वेंस हो सकता है, जिसे हम कहते हैं वैल्यूज़। ठीक है, अगर से फॉर एग्जांपल मेल के लिए वर्क है और फीमेल के लिए फैमिली है, तो फीमेल ना फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा रहेगी, उसे हस्बैंड का टाइम चाहिएगा, है ना, उसको चाहिएगा कि वो हर फैमिली के उसमें पार्टिसिपेट करे। और मेल के लिए करियर है तो वो करियर के पीछे नया क्या और बिजनेस में एक्सप्लोर कर सकता है, कैसे ग्रोथ कर सकता है, उसके पीछे। अगर एक दूसरे की नीड्स
आपकी वैल्यूज क्लियर हों और आप उन दोनों को सपोर्ट करें, ओके, एक सपोर्ट दूसरे करें। का फुलफिलिंग हो और आप एक दूसरे की नीड्स को रिस्पेक्ट करें, तो एक बैलेंस बन तो एक जाएगा। बैलेंस बनेगा। ऐसा नहीं है कि जो मेरी है वही मेरे पार्टनर की होनी चाहिए। True. हम दोनों यूनिक इंडिविजुअल्स हैं, तो हमारी हाँ, अलग अलग होंगी, हो पर सकती हमें है। एक दूसरे की पता होनी चाहिए और उसमें हमें सपोर्ट करें और एक बैलेंस बिठाएं। True. ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली की नीड नीचे आ रही है तो मैं फैमिली को टाइम ना दूं, मैं सेल्फिश हो जाऊं कि नहीं मेरी तो ये समझ नीड में आती नहीं है। हम्म, अगर मेरे पार्टनर की है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको हाँ, टाइम दूं, उसको उसको टाइम दो। फुलफिलिंग फील कराऊं, हाँ, तभी तो एक बैलेंस मेंटेन होगा। अगर हम सिर्फ अपना अपना सोचते रहेंगे तो साथ रहने का फायदा ही क्या है, फिर फैमिली का क्या True. फायदा होगा, कुछ भी नहीं। सही बात। सेम वो सब पर अप्लाई होती है। हम्म, आपके अदर जो मेंबर्स होते हैं, जैसे भी हम पेरेंट्स की बात करना हमने शुरू हम्म, किया है, हम्म, तो अगर आपके लिए आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है तो उसमें केवल आपकी वाइफ नहीं आएगी, हम्म, उसमें आपके माँ बाप भी आएंगे, आपके सिस्टर भी आएगी, बहुत सारे आएंगे। तो बैलेंस बिठाना होता है उसमें। लेकिन लोग ना बहुत एक्सट्रीम में जाते हैं। कोई तो ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल ही फैमिली के पीछे ऐसे दीवाने हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही निग्लेक्ट करने लग जाएंगे। तो इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बैलेंस नहीं बिठाता, बैलेंस नहीं वो बैठा था। एक्सट्रीम में जाता है, ट्रू, ट्रू, इधर और में चला जाता है, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग में चला जाता है। ट्रू। यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपके लिए अगर आपका पार्टनर इंपॉर्टेंट है, नो मैटर आप कितना बिजी हो, आप उसे टाइम दोगे। आपके लिए आपके पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसे टाइम ज़रूर ही दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कोई भी इतना बिजी नहीं होता है कि ये चीज़ हम मान लें कि नहीं मजबूरी होती है, दूर हो जाते हैं। कोई दूरियां दूरियां नहीं, फिजिकल दूरियां कोई मायने नहीं रखती है अगर आप दिल के करीब हों किसी के तो। लेकिन अगर आप दिल से दूर हों तो तो फिर आप इसके एक घर बाद में रहकर भी हाँ, पार्टिसिपेट ट्रू, नहीं करते हो, ट्रू, एक घर में रहकर भी आप नॉन पार्टिसिपेटिव रहते हो। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग तो मायने ही नहीं रखती, मायने ये नहीं तो रखती। सिर्फ बहाने हैं। इट्स अबाउट इमोशनल प्रायोरिटी। इमोशनल जो है ना, क्या कहते हैं, ट्रू, डिस्टेंसिंग तो नहीं, आपकी ये चेक करना है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं 400 किलोमीटर दूर हूँ और मेरी मजबूरी है मैं नहीं जा रहा, तो आप ये मत कहो फिजिकल डिस्टेंस है, आप ये एक्सेप्ट करो कि ये इमोशनल डिस्टेंस है। ट्रू, ट्रू। ओके, आई थिंक हमने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से माइंड को समझा, माइंड और बॉडी के रिलेशन को समझा, जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, चाहे वो पेरेंटिंग हो। पेरेंटिंग का एक पार्ट मैंने सिर्फ ये इसलिए लिया था बिकॉज आज इस जनरेशन में लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स से एक डिस्टेंस ही फील कर रहे हैं। बट आपने जो एक्सप्लेन किया कि इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी प्लस अ बैलेंस, वेदर इट्स पर्सन टू पेरेंट और पर्सन टू पर्सन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल रिलेशनशिप। सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट जो मुझे लगा कि लोगों को समझना चाहिए। कोई अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप उसके लिए टाइम निकालोगे, नो मैटर आप कितना बिजी हो या फिर कितना अदर थिंग्स हैं आपकी लाइफ में। बिल्कुल। यहाँ पर ना एक एंगल और है, यहाँ पर ये है कि अगर सपोज कीजिए किसी के पेरेंट्स बहुत नार्सिसिस्ट हैं, टॉक्सिक हैं, ठीक है। और वो पर्सन जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा अब्यूज्ड फील कर रहा है कि मेरे को ना बहुत टॉर्चर हुआ है। जैसे मेरे को एक केस याद आया कि एक लड़का था, उसके फादर ना उसे बहुत मारते थे, बेल्ट से मारते थे उसे। ओके। छोटी सी भी गलती हो जाती थी तो बेल्ट निकल जाती थी उनकी, और बिल्कुल कहते हैं ना जैसे उधेड़ के रख दिया उसको, इतना ज़्यादा मारते थे। अब वो ना सारा बचपन उनसे डर डर कर इतना ज़्यादा मतलब पीड़ित रहा वो अपने पिताजी के अब्यूज़ का। और वो जैसे से बड़ा हुआ तो उसके अंदर ना अपने फादर के लिए बिल्कुल रिस्पेक्ट खत्म हो गई, बिल्कुल इमोशनल Okay. अटैचमेंट जीरो हो गया। अब उस केस में क्या हुआ कि उसकी माँ प्रोटेक्ट नहीं कर पाती थी उसको, क्योंकि जब उनके फादर का गुस्सा हावी होता था तो वो ना मदर को भी धक्का दे देते थे। तो उस लड़के की अपनी मदर से तो ठीक ठाक इमोशन का एक अटैचमेंट रहा, लेकिन फादर से बिल्कुल ज़ीरो हो गया। अब मदर ने कहा मैं तेरे पापा को छोड़ूंगी नहीं, जब तक ये जिंदा है चाहे जैसे भी है, मेरे तो अच्छा। पति है, मैं छोड़ूंगी नहीं। इस चक्कर में कि उसको फादर से नफरत हो गई थी, वो अपनी माँ से भी नहीं मिल पाता था, कि कुछ भी ऐसा होता था कि माँ बुलावा भी भेजती थी बेटा आजा, तो लेकिन नहीं। फादर से इतनी गहरी नफरत थी, इतनी गहरी नफरत थी Okay. कि वो जा नहीं पाता था। लेकिन यहाँ पर भी तो इमोशनल डिस्टेंसिंग हो गई ना, ट्रू। ठीक है ना, तो इमोशनल डिस्टेंसिंग ही हो गई। तो इसलिए भी बच्चे कई बार ना ऐसा नहीं कि Parents उसकी से- प्रायोरिटी नहीं थी, ये कि वो माँ को प्यार नहीं करता था या माँ उसकी प्रायोरिटी नहीं थी, लेकिन माँ जिससे जुड़ी हुई थी अच्छा उससे सख्त नफरत थी, okay. क्योंकि उन्होंने हमेशा ही बहुत ही ज्यादा मारा था। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट Okay. होते हुए भी वो माँ वो के बुलाने पर भी नहीं जाता था, क्योंकि उसको सारे के सारे घाव फिर ताज़ा हो जाते थे, उसको Emotional दर्द distance करने है। लग जाते थे। फादर ने इतना टॉर्चर किया था उसको। Okay. तो ये कई भी बार अच्छा ऐसी example है। मजबूरियां भी हो जाती हैं, लेकिन उस सब में इमोशंस ही रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड।
मैम आपने एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं, इतने सारे आपको अवार्ड्स मिले हैं, आप इंडिया के मतलब टॉप साइकोलॉजिस्ट में से एक आती हैं। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? हाउ यू फेल्ट टॉकिंग? देखिए मैं जब भी कोई भी पॉडकास्ट शूट करती हूँ ना, मुझे हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग ये जो शूट कर रहे हैं यहाँ पर, ये प्राइवेटली शूट हो रहा है, लेकिन जब ये पब्लिक होगा तो इसको सुनकर ना जाने कितने लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज होगा। एक छोटा सा एक आइडिया ना, कई बार या किसी का कुछ सुनकर, एक्सपर्ट एडवाइस सुनकर ना, बहुत सारे लोगों को ना घर बैठे ही एक आइडिया मिल जाता है कि आइडिया मिल लाइफ जाता है, में true. अब चेंज का राइट टाइम आ गया है, या ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, और ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए। तो हम लोग ना पॉडकास्ट जब भी शूट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं किसी भी पॉडकास्ट पे जा रही हूँ, तो हम ना सोशल सर्विस कर रहे हैं एक तरीके से। और अच्छा। किसी भी तरीके की सोशल सर्विस हमेशा आपको ना प्लेजरेबल फीलिंग्स छोड़ती है। तो मेरे लिए हर शूट इसीलिए बहुत खास होता है, क्योंकि हम सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, मतलब कुछ गिविंग फैक्टर कुछ आता दे है। रहे हैं हम। True. हमारे पास कुछ है, हम देने लायक हैं, तो हम दे रहे हैं, क्योंकि देने की ना अलग अलग फॉर्म होती है। True, true, true. But तो this एक is a वैल्यू है way. हमारी भी ना, कि हम सर्व कर रहे हैं लोगों True. को। Anything you want to say to the audience? Any message? ज़रूर। देखिए सबसे पहले ना आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखें। आज ना लोग ऐसा नहीं है कि देते नहीं हैं अपने आप को इम्पोर्टेंस। आज लोग ना अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने लिए सुख सुविधाएं इकट्ठा करते हैं, बट मैं जब कहती हूँ कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, तो मैं इन फिज़िकल चीज़ों से बहुत ऊपर उठकर मैं अपनी इमोशनल टेक केयर की बात करती हूँ, कि हर इंसान को अपने आप को समझने में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने आप को इम्पोर्टेंस देने का मतलब है कि अपने साथ रोज़ाना कम से कम 15 मिनट बैठो, और आज मैंने पूरा दिन में क्या फ़ील किया ये समझो। मैंने ऐसा फ़ील क्यों किया, उसके पीछे के मेरे इंटरनल डायलॉग्स क्या थे, मेरे आज के एक्सपीरियंस क्या थे, मैंने ऐसा क्यों फ़ील किया, ये समझो। रोज़ाना अपने आप को समझोगे तो कुछ ही दिनों में अपने आप को बहुत गहराई से समझने लगोगे। तो कोई इमोशन आपको मैनिपुलेट नहीं करेगा, कोई थॉट प्रोसेस आपको मैनिपुलेट नहीं करेगा, और सामने वाले को आप बहुत अच्छी तरीके से समझना शुरू कर दोगे, अपने ट्रिगर्स पहचानना शुरू कर दोगे, अपने अंदर के एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आपको पता चल जाएंगे, अपने फियर्स इनसिक्योरिटी पता चल जाएंगे, और जिसके पास अपना स्केच आ गया वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर लेगा। क्योंकि अगर आपने अपने आप को नहीं समझा और अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से आपने ख्याल नहीं रखा, तो एक टाइम पर जितना भी फिजिकल आप चीज़ें इकट्ठा करोगे, वो सब आपके लिए बेमानी हो जाएंगी, और सब कुछ आपके आसपास बड़ा रोजी रोजी सा होगा, लेकिन आप अंदर से अकेलेपन का शिकार हो जाओगे, हॉलो हो जाओगे, बिल्कुल खाली हो जाओगे। और फिर उसके बाद जो टॉर्चर होता है ना, हमारा खुद का माइंड एंड बॉडी टॉर्चर करता है हमें, बड़ा पेनफुल होता है। और वो पेनफुल इसलिए होता है क्योंकि बाहर से सब कुछ बहुत रोजी रोजी नजर आ रहा होता है। लोग कहते हैं क्या परेशानी है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, लेकिन तुम अंदर से खाली हो। तो अंदर से भरे रहने के लिए हर रोज अपने आप को 15 मिनट दो, क्योंकि इस प्लेनेट पे सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट इंसान है तो वो है आप, और आपकी यूनिक जर्नी है। किसी से भी कंपैरिजन करने, उसे कॉपी करने की बजाय आप एक बात हमेशा याद रखो, ओरिजिनल चीज़ की वैल्यू होती है, कॉपी की कोई वैल्यू नहीं होती है। ट्रू ट्रू ट्रू। आई थिंक आप सभी स्केच बनाना स्टार्ट करें अपने आप का, एंड लेट्स बी हैप्पी इन द लाइफ। थैंक यू अगेन मैम, आपका कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।